कि जैसे मैं राइटर बाद में हूँ, मैं मोहल्ले का वो लड़का पहले हूँ जो गलती से राइटर हो गया है। कि मैं मरते दम तक थोड़ी ना ऐसा लिख पाऊँगा जो मोपासा जैसा हो जाएगा, जो मंटो जैसा हो जाएगा। मुझे मालूम है मेरी अपनी आदत। मैं डेली शायद नहीं लिखता हूँ, लेकिन मैं पढ़ता अभी भी डेली। क्या दिनचर्या रहती है दिव्य प्रकाश दुबे की? एक्चुअली लिखना भी एक तरीके की ना प्रार्थना करने जैसा है। जैसे सबसे बुरा आपके साथ किसी लेखक के साथ लाइफ में ये हो सकता है कि आपकी पहली किताब आपकी सबसे अच्छी किताब बन जाए। लिव इन में रहते हुए अगर एक लड़की प्रेग्नेंट हो जाए और फिर भी वो शादी ना करना चाहे, जिन लोगों को मैं जानता हूँ जो बच्चे नहीं करना चाहते, उनके बचपन में कहीं ना कहीं उन्होंने इतना चाइल्डहुड ट्रॉमा झेला है। अभी की जो जनरेशन है, जो एक प्री टीन्स करके एक चीज़ है, पहला प्यार अब हो जा रहा है 10-11 साल में। वो लोग डेट करना शुरू कर रहे हैं 13-14 साल में। ये सारी दुनिया रील पे पैदा हो के रील पे मर जाएगी। क्या किसी को लिखना सिखाया जा सकता है? मैं तो ये मानता हूँ कि हम ही मुख्य धारा है, नई वाली हिंदी ही हिंदी की मुख्य धारा है। मुख्य धारा, अच्छा। हाँ, बाकी अदर्स हैं। प्यार एक बार होता है तो वैसे ही उससे बड़ा भ्रम ये है कि अगर कोई साल भर में 300 किताबों पहुंचा पा रहा है लोगों तक, तो उसको फिर बड़ा लेखक मानना बंद कर देना चाहिए। पूरी दिल्ली की जो साहित्यिक सो कॉल्ड दुनिया है, वो यही करती है ना कि एक बस आप हैं और एक हम। तो इसलिए इस पॉडकास्ट के बाद से ये डिबेट खत्म हो जानी चाहिए कि हिंदी में मुख्यधारा नाम की अगर कोई चीज़ है तो वो नई वाली हिंदी है। आपके पास पूरी जो है पावर है कि आप जवाब दे ना दें। मैं नहीं दूंगा, फिर बताइए। ऐसे सवालों के जवाब नहीं देता मैं। आप एलिगेशन, इंटरव्यू का मतलब एलिगेशन लगाना नहीं होता है। तो इस तरीके के 2 कौड़ी के सवाल पूछना भी नहीं बनता है, वो भी बिना रिसर्च के, बिना जाने। नमस्ते, मैं पारुल। आज के हमारे मेहमान 8 बेस्ट सेलर किताबों के ऑथर हैं। ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर उनकी आवाज़ लोगों के दिलों में उतर जाती है। किस्सा गोई के उनके कार्यक्रम जब होते हैं तो भारत का मैच होने पर भी वो हाउसफुल जाते हैं। बहुत सारे लोग उनसे, उनकी किताबों से रिलेट कर पाते हैं। विनम्रता इतनी, सहजता, सरलता एकदम पानी के जैसी। जिससे मिलते हैं उसे लगता है ये मुझे पहले से जानते हैं और मैं इन्हें बहुत पहले से जानता हूँ और मैं इनका कोई अपना हूँ। फिल्मों के लिए लिख चुके हैं, लेकिन अपना शहर, अपने पुराने शहर के किस्से इनसे नहीं छूटते हैं। अपने छोटे शहर को अपने साथ लिए घूमते हैं। आप लोगों ने अनुमान लगा लिया है तो बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। मेरे साथ हैं आज के युवा पीढ़ी के चहेते डीपी भैया, डीपी सर जी। दिव्य प्रकाश दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लगता है पिछले पुस्तक मेला में मैंने आपको कांटेक्ट किया था और वो आइसक्रीम स्टैंड पर आप किसी के साथ थे और मैंने देखा तो मैंने सोचा मैं इनवाइट करती हूँ पॉडकास्ट के लिए और मैंने आपको रीच आउट किया। और आप जिनसे बात कर रहे थे, आपने उनसे बात करना छोड़ के एकदम से ऐसे मुझे किया, बातें करना शुरू किया कि हाँ ठीक है, कब है, कहाँ है। मैं समय मिलते ही करता हूँ। मुझे लगा ये ना मुझे कुछ और समझ रहे हैं, कोई और समझ रहे हैं, मुझे ऐसा पहचानते हैं क्या कि मैं यही हूँ और मैं। तो ऐसा कैसे आप कर पाते हैं? क्योंकि ये मैंने सिर्फ अपने साथ नहीं, बाद में आपके जो प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं उनमें भी देखा है। जब आपके फैंस आपसे मिलते हैं, आप उनसे ऐसे मिलते हैं जैसे आप उन्हें जानते हैं, घर के हैं बिल्कुल उनके। तो मैंने एक चीज़ शुरू से कोशिश की है, जब भी पहली किताब लिख रहा था या पहले जब कॉलेज में भी प्ले कर रहा था, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ ना कि जैसे मैं राइटर बाद में हूँ, मैं मोहल्ले का वो लड़का पहले हूँ जो गलती से राइटर हो गया है। तो कोई भी जो मिले, कई बार क्या होता है कि हम शादी में जब जाते हैं, किसी रिश्तेदार में किसी कज़िन की शादी हो रही है, तो एकदम से अब हम 5 साल बाद मिल रहे हैं सारे रिश्तेदारों से। तो हम कुछ की शक्ल हमें याद है, लेकिन हम भूल चुके हैं उनका नाम। किसी कोई फूफा जी और मौसा जी में भी कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि ये इनकी तरफ के हैं, उनकी तरफ के हैं, रिश्तेदारियां इतनी गड़बड़ होती हैं। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है मैं जिससे मिलूं, और पता नहीं कुछ ऐसा जादू होता है जब भी कोई आता है मिलने। मेरे को बहुत बार, मतलब मैं ये तो नहीं बोलूँगा मेरी बड़ी फोटोग्राफिक मेमोरी है, लेकिन पता नहीं कैसे एक ऑटोमेटिक कुछ चमकता है और मुझे लगभग नाम भी याद रह जाते हैं, जिनसे मैं एक बार अगर मैंने मिल के आपके साथ चाय पी लिया, बात कर लिया, तो मैं नाम नहीं भूलता नॉर्मली उसमें, अनलेस कि मैं मिला नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम या
फेसबुक पे वो समझ में नहीं आता है, वो चेहरा छोटा होता है आपका, बट जी। एक बार आप कहोगे तो वो मैं कोई ना कोई चीज़ मेरे दिमाग में वो रह जाती है छपी हुई। तो इसलिए जब मैं मिलता हूँ कि हाँ मैं पहले मिला हूँ, या जैसे कोई मिलकर तुरंत बता भी देता है कि हम पहले वहाँ मिले थे, तो और मुझे इतनी बड़ी बात नहीं लगती है ना। जैसे मैं तो अभी आज सुबह ही जब आ रहा था ड्राइवर साहब के साथ, तो वो झारखंड का बंदा था विकास, और हम लोग 1 घंटे बात करते हुए आए। मुझे लगा ही नहीं, वो 2 दिन से मेरे को लेके घूम रहे थे यहाँ पे, कि लगा ही नहीं कि इनको मैं नहीं जानता हूँ पहले से। बल्कि मैंने उनको बोला आप अलग से माइक कर दो, इतनी सुंदर बातें वो कर रहे थे। मैंने कहा कि आप माइक लीजिए और अब आप वीडियो बनाया करिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, और उनके वीडियो रिकॉर्ड किया ना तो जल्दी डालूंगा मैं। अच्छा। तो वो मुझे लगता है वो आई थिंक वो इतनी बड़ी चीज नहीं है। हम लोग क्या होता है बना लेते हैं। मैं ये कभी नहीं याद रखता ना कि मैं किताब, क्योंकि किताब तो मैंने पिछले 12 साल में कुछ ही समय लिखी है ना। बाकी समय तो मैं एक आम मोहल्ले का वही लड़का जो उन्हीं चीज़ों से जूझ रहा है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। वही नौकरी करने वाला, जब तक नौकरी कर रहा था, वही घर की चीज़ों में वैसे ही इन्वॉल्व होने वाला, वैसे ही आगे के जीवन की जद्दोजहद करने वाला। मैं वो लड़का ज़्यादा हूँ ना। मेरा लिखने का समय तो कम है ना 24 घंटे में से, और लिखना मेरी लाइफ का कोई ऐसा नहीं है ना कि 100% हिस्सा है। लिखना उसका एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से एकदम सेलिब्रिटी स्टेटस आपका है राइटर्स में, आप माने ना माने, लेकिन लोगों के सर पे कहते हैं सफलता सर चढ़ जाती है, कुछ ना कुछ तो चेंज उन्हें आ जाता है, या तो वो अपनी व्यस्तता के चलते भी, और उनको ये छूट दी जा सकती है कि वो लोगों से मिले ना मिले। तो एक कलाकार या एक लेखक, जो भी कला से जुड़े हुए लोग हैं, वो अच्छे लेखक हैं ये अलग बात है, लेकिन वो अच्छे इंसान भी हों ये हमेशा करेक्ट सही नहीं होता। कई बार लोगों के फैंस के दिल टूटते हैं जब वो अपने प्रिय लेखक को पास से देखते हैं, या उनकी निजी जिंदगी में किसी भी तरह की उनको बात करते हुए या कुछ भी देखते हैं। तो क्या एक अच्छा लेखक होना, इस कला को साधना एक अलग चीज है, और एक अच्छा इंसान होने वाली चीज को साधना दोनों अलग चीज है? जब मैं नौकरी करता था तो मैं अपने दोस्तों से एक मजाक करता था कि या तो आदमी अच्छा एम्प्लॉय हो सकता है या अच्छा इंसान हो सकता है। अच्छा बॉस और अच्छा इंसान होना एक साथ संभव नहीं है। लेकिन मैं जब लिखने में आया ना तो मुझे बहुत पहले ये बात समझ में आ गई थी कि एज अ राइटर, एज अ क्रिएटर, मेरी एक रेंज है। उस रेंज में ही मैं ऑपरेट करूंगा कि मुझे मालूम है कि मैं मरते दम तक थोड़ी ना ऐसा लिख पाऊंगा जो मोपासा जैसा हो जाएगा, जो मंटो जैसा हो जाएगा। मुझे मालूम है मेरी अपनी हद, और जितना आप ज़्यादा पढ़ते हैं आपको अपनी हद और साफ दिखने लगती है कि आपकी रेंज के बाहर हैं कुछ चीज़ें, इस जन्म में आप नहीं पकड़ पाएंगे उसको। लेकिन अच्छा इंसान होने की कोई रेंज नहीं है। मैं उतना बढ़िया राइटर ना हो करके भी इंसान के लेवल पे मैच कर सकता हूँ किसी को, और वो वर्क इन प्रोग्रेस है। दोनों ही प्रोसेस वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन एज अ राइटर, जो कि मेरी जिंदगी जो रही है, हम लोग सम टोटल जो जिंदगी जी के आते हैं, तो उसकी मेरी देखने की एक रेंज है, मेरे दोस्तों की एक रेंज है, मेरी समझने की एक रेंज है, जो शायद मैं बहुत, जिनको मैं एडमायर करता हूँ, मैं उनके आसपास नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं लाख किताबें भी लिख लूं तो भी मैं राही मासूम रजा साहब जैसा एक पेज थोड़ी ना लिख पाऊंगा। मैं अभी से लेके लगातार अपने मरते दम तक लिखता रहूं तो भी मनोहर श्याम जोशी जैसा एक पेज थोड़ी ना लिख पाऊंगा। तो मेरे लिए, लेकिन एज अ पर्सन शायद मैं मैच कर जाऊं, शायद मैं उस अपनी रेंज को पार कर जाऊं। जैसे जो हम लोग बचपन में सुनते थे ना कि जैसे दीवार जो होती है वो दीवार क्या होता है, मजबूत होती है, ऊंची हो सकती है। आदमी के साथ अच्छी और बुरी बात यह है कि आदमी अपने कद में दीवार से ऊंचा भी हो सकता है और दीवार से बहुत नीचा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एज अ पर्सन मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था कि एज अ राइटर लिमिटेशन लाइफ लॉन्ग रहेगी, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग आप और बेहतर हो सकते हैं। हर किसी में स्कोप है, और मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ। मैं सब ज्ञान की बातें जो कर रहा हूँ, लेकिन बहुत लोगों का दिल टूटता ही होगा, आई एम श्योर, क्योंकि अब नहीं संभव है कई बार कुछ चीज़ों का जवाब देना। मैं अब जैसे मेरे को कोई भेजता है पढ़ने के लिए, वो फीडबैक देना संभव नहीं है, क्योंकि मैं और मेरा तो जैसे जो इस साल मुझे 2025 में जो किताबें पढ़नी है वो मेरी एक लिस्ट बनी हुई है। उस लिस्ट में कोई नई किताब अपनी भेजे, वो संभव नहीं है मेरे लिए पढ़ना। तो मैं दिल नहीं तोड़ना चाहता किसी का, लेकिन मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी अपनी लर्निंग के लिए एक चीजें लगी हुई है लाइन में ना, और मैं डेली ही पढ़ता हूँ। अच्छा। तब भी मैं ऐसा नहीं कोई दिन मैं लिखूं डेली, कभी नहीं ऐसा रहा है कि मैं डेली शायद नहीं लिखता हूँ, लेकिन मैं पढ़ता अभी भी डेली हूँ, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी चीज है डेली पढ़ना। क्या दिनचर्या रहती है दिव्य प्रकाश दुबे की? बहुत ऐसा फिक्स नहीं रहता है, लेकिन
जैसे कोशिश ये रहती है कि जब भी सुबह उठूँ तो मैं अभी भी ना, जैसे मैं न्यूज़ जो है इतने सारे चैनल हैं, इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, इतना कुछ यूट्यूब पे आ गया है न्यूज़ का, लेकिन मैं दिन भर में, जैसे आज हम लोग 28 तारीख को ये शूट कर रहे हैं, 28 जून को, और 28 जून में आज दिन में इस समय क्या घटना घट रही है, मैं ये अगले दिन ही देखता हूँ सुबह अखबार में। 28 की कोई भी न्यूज़ हो मैं उस दिन नहीं देखता, अनलेस की कोई बहुत कहीं बम ही फट जाए, कहीं पे कुछ ऐसा हो जाए जो एकदम से आपको सब लोग शेयर करने लगते हैं, लेकिन मैं कोई भी न्यूज़ पे क्लिक नहीं करता। मैं 28 की न्यूज़ 29 की सुबह ही देखूंगा, मैं अखबार में ही पढ़ूंगा, मुझे वो नहीं तरीका पता है। तो मैं अभी भी अखबार डेली कम से कम 1 से 1.5 घंटे पढ़ता हूँ, और हमारे यहाँ 3 अखबार आते हैं। एक हिंदी का अखबार इन्वेरिएबली मैं लेता हूँ, एक अंग्रेजी का अखबार आता है, और एक बिजनेस वाला अखबार आता है, क्योंकि मेरे MBA के दिनों की ट्रेनिंग है कि शेयर मार्केट में और इस दुनिया में बिजनेस साइड में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है। तो वो 3 अखबार मैं पढ़ता ही पढ़ता हूँ। और बचपन में जब पलटते थे तो क्रिकेट के स्कोर से करते थे, अब सीधे से उल्टा जाते हैं। तो और हमेशा मेरा एज अ हैबिट, मैं डेली अखबार जब पढ़ रहा होता हूँ तो मैं उसमें से कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ मुझे मिलती है जो शायद आगे कहानी हो सकती है। तो मैं डेली उसका भी एक तुरंत वहाँ से नोट बनाता हूँ, उसकी कट, मेरे पास इतनी 1000 कटिंग होंगी पेपर की। अच्छा। तो कितनी सारी मेरी कहानियाँ जो अखबार में छोटा सा एक न्यूज़ आइटम था और उसके आगे पीछे की कहानी पे बनी है। जैसे एक आको बाको जो किताब यहाँ पीछे दिख भी रही होगी फ्रेम में, उसमें एक सुपर मॉम नाम की कहानी है। तो सुपर मॉम कहानी भले मेरे शाहजहांपुर के दिनों के जो उसके घर हैं, जो पात्र हैं वैसे, लेकिन एक कोई घटना हुई थी बहुत छोटी सी कि लोगों को पैसे लूट लिए गए थे। कुछ महिलाओं को बुला के, जो मॉम्स थी, उनको बुला के पैसे लूट लिए गए थे। तो वो शाहजहांपुर की दुनिया, और वो जो लूट लिए गए, लूटने वाली घटना हुई है पुणे में, और जो मैं दुनिया बना रहा हूँ वो शाहजहांपुर की 1999 की दुनिया है, लेकिन वो एक यूनिवर्स में जाके कहीं मैच कर जाती है। तो वहाँ पे मैंने कभी ऐसा कुछ देखा था, और वो रियल, ऐसा भी नहीं होगा कि जो मैं कोई भी कैरेक्टर मैंने आज तक ऐसा नहीं लिखा जो एग्जैक्टली वैसा एग्जिस्ट करता हो उस दुनिया में। उसमें कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर अच्छा ये ऐसे थे तो एग्जैक्टली मैं वैसा ही लिख दूंगा। मैं अपनी तरफ से बहुत कुछ जोड़ता घटाता रहता हूँ। तो वो वैसे ही है। तो ये पहले अखबार पढ़ने में ही निकल जाता है बहुत सारा समय, उसके बाद फिर अपना जो डेली का चल रहा है वो लिखना पड़ना। और मैं ना बहुत ऐसा नहीं है कि मैं 8 घंटे कभी लिखूंगा, या बहुत मेहनती आदमी नहीं हूँ मैं उस मामले में। मेरे को अगर मैंने दिन भर में 500 शब्द भी लिख लिए तो मैं मानता हूँ कि आज का दिन मेरा हो गया। लेकिन लिखते रोज? हाँ, मतलब कोशिश ही रहती है, कोई रोज आप लिखते हैं तो रोज आता नहीं है। एक्चुअली लिखना भी एक तरीके की ना प्रार्थना करने जैसा है, कि आप जब बैठते हैं, और प्रार्थना भी ऐसी है कि जिसमें वो श्लोक और जो मंत्र हैं और जो जो उसकी आरती है वो आपको रोज नई डिस्कवर करनी है। ये वैसी पूजा है कि आप जब बैठते हैं तो आपको नहीं पता कि आज कौन सी आपको चालीसा पढ़नी है। इसमें आप जब बैठते हैं तो वो आरती डिस्कवर कर रहे होते हैं। तो कई बार वो दिन सबसे प्रोडक्टिव होते हैं जब आप बैठते हैं और आप एक भी शब्द नहीं लिख पाते। और अच्छा, क्योंकि तब आप उस दुनिया में, क्योंकि जैसे जब लिखना है, जो लिखना एज अ इवेंट है, वो कहीं ना कहीं किसी एक दुनिया की किसी इन्फॉर्मेशन को रोकना भी है ना, कि अब आपने एक दुनिया आपको चमक, जैसे बिजली चमकती है जब, तो माइक्रो सेकंड के लिए पूरी दिन हो जाता है, और उस दिन होने में हम हल्का सा देख पाते हैं। तो एज अ राइटर मेरा चैलेंज हमेशा ये रहता है कि जो मैंने उस माइक्रो सेकंड में देखा था उसको मैं और कितना धीरे से स्लो मोशन में देख सकता हूँ। लेकिन जब आप लिखने जाते हो तो इधर का देखा था इधर छूट जाता है, उधर का देखा हुआ इधर छूट जाता है। तो कई बार वो जो दिन होते हैं जो आप बिजली के चमकना को रोकते हो 2-2 घंटे, वो करना होता है ताकि आप अगले दिन लिख पाओ। तो वो थोड़ा फिलोसफिकल है, बट अब ऐसे ही है, रैंडम। हो सकता है मैं ये सब बातें केवल बनाने के लिए भी बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग सकता है, लेकिन मेरे को ऐसे ही लगता है, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट ऐसा लग सकता है, पर लेकिन ऐसा लगता नहीं है। लेकिन मैं ऐसे ही देखता हूँ, मैं स्लो मोशन में दुनिया देखता हूँ। एक घटना जो आई उसको बदलता रहूंगा, उसमें कोई चीज़ बदल दूंगा। एक वो गालिब साहब का है ना, यूं होता तो क्या होता। मेरी सारी राइटिंग ही यूं होता तो क्या होता पे ही बेस्ड है, कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। जो है वो फैक्ट्स, तो न्यूज़ तो बोरिंग है ना सब। न्यूज़ से कुछ होता नहीं ना। हम लोग आराम से बैठ के रोज देख रहे हैं गाजा में बच्चों को मरते हुए, रोज देख रहे हैं पूरी दुनिया में गलत होते हुए, और हम लोग आराम से चाय में बिस्कुट डुबोते हैं, खा लेते हैं, देखते हैं कि एक बस खाई में गिर गई, 15 लोग मर गए। हमारे माथे पे शिकन भी नहीं आती ना न्यूज़ पढ़ते हुए, कुछ नहीं होता हमें। ये न्यूज़ वाली बात पे पूछना चाहूँगी, क्या आपने खबरों से खुद को सेंसर किया है? क्या सेंसरशिप लगाई है? नहीं, कोई सेंसर। मैं एक्चुअली न्यूज़ को उस फॉर्म में नहीं कंज्यूम करना चाहता जिस फॉर्म में मुझे बताई जा रही है वो।
जैसे मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखता, न्यूज़ में जैसे मैं प्राइम टाइम नहीं देखता, मुझे नहीं मालूम कि कल प्राइम टाइम पे क्या आया था। अगले दिन सुबह अखबार में जो आता है मेरे लिए वही न्यूज़ है ना? फिल्टर हाँ, मतलब उसमें से निषेधन के सिद्धांत से जो आ हाँ, जाए। मतलब जो मुझे अखबार में जो छप गया मेरे लिए वही अभी भी खबर है। आप दिन भर में मुझे ना, और वैसे भी दिन भर अगर आप देखेंगे मोस्टली लोग क्या है कि इन्होंने ये कहा, फलाने ने ये कहा, इन्होंने ये कहा, फलाने ने कहा। मुझे वो ओपिनियन नहीं जाननी है। मुझे जो, अगर आप थोड़ी सी प्रोसेस इन्फॉर्मेशन है तो मैं लूंगा। मैं मतलब इसीलिए मैं दिन में मैं प्रॉम्प्ट भी नहीं होता। अब मैंने अपने आप को इतना अट्यून्ड कर दिया है कि आज दिन में, जैसे बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ही है कि अगर कोई बहुत, हमेशा एक तो देखिए बुरी खबर हमेशा अच्छी खबर से पहले आती है ना? और बुरी खबर अगर मेरे लिए कोई बुरी होगी तो मुझे अदरवाइज भी पहुंच जाएगी, ठीक है? तो जो बुरी खबर है या जो कुछ भी बुरा हो रहा है मुझे अगले दिन सुबह पता चल जाएगा ना, जो मेरे को बहुत अफेक्ट कर रहा होगा। तो इसलिए मैं अपने आप को उससे दूर रखता हूँ कि मैं ओपिनियन ना जानूं दिन में, क्योंकि हम लोग भी न्यूज़ के नाम पे ओपिनियन जानते हैं ना। उन्होंने वो क्या, हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता थोड़ी ना न्यूज़ है। मतलब जो घटना घटी आप उसको वैसे ही पोर्ट्रे और कर कहीं दो। ना कहीं आपके ब्रेन का कुछ हिस्सा कुछ टाइम के लिए तो वो न्यूज़ लेगी ना, आप उस पर सोचोगे भी, हाँ, करोगे भी। और मैं अभी भी ना, जैसे मैं जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये बहुत तगड़ा बिलीफ है कि ये दुनिया अच्छी है ना? मेरा रोज ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाता है रोज शाम तक आने तक, है ना? लेकिन फिर भी मैं इस उम्मीद के साथ अगले दिन सुबह उठता हूँ कि जो भी मुझे आज दिन में मिलने वाला है वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, वो मेरे साथ गलत नहीं करेगा। क्योंकि अगर मैं उल्टे तरीके से सोचूंगा ना तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसी दुनिया में रहना ही नहीं चाहता हूँ कि जहाँ सब गलत हो रहा है। मैं अभी भी उस, और ये हो सकता है मेरा एक इको चैम्बर मैंने बना रखा हो, लेकिन मैं पहला, मेरा जो किसी भी व्यक्ति पे जो एक बेसिक फिल्टर में लगाता हूँ कि ये व्यक्ति सही है, अनलेस कि वो उसको गलत साबित कर दे 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 5 दिन बाद। एक मोहम्मद अलवी साहब का एक शेर भी है जो बहुत दिनों तक मैंने अपने व्हाट्सएप पे लगा के रखा था, और जिस बात में मेरे को भी विश्वास है कि अब आए हो दुनिया में तो यूं मुंह न बिगाड़ो, 2 रोज तो रहना है, बुरी है तो बुरी है। हमें तो अभी भी वही दिखता है शेर आपके स्टेटस पे। हाँ, तो अभी यस, बहुत दिनों तक लगा हुआ था, अभी भी शायद मैं आगे पीछे लगाता रहता हूँ। बेवकूफ़ बनने वाली जो आपने बात की है, कई बार आप अपनी भरमनसाहत में या अनजाने में या कैसे भी, आपकी सोच सही होती है और कई बार आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। अगर आप बेवकूफ़ बना दिए जाते हैं तो आपको कैसा फील होता है और आप क्या करते हैं? ये बहुत सही सवाल आपने पूछा। ये ना, मैं एक, मेरे बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात चल रही थी। एक जब मैं बॉम्बे, जब मैं मुंबई पहुंचा ट्रांसफ़र लेके लखनऊ से, ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले, तो एक बंदा था वहाँ पे, हमारी ऑफिस में था, वो उधार लिया हुआ था उसने। एक दिन उसने रैंडमली फ़ोन किया, मैं नहीं जानता था क्योंकि आप महीने में एक बार वो डेटा हमें देता था और बात होती थी हमारी। तो उसने मुझसे ना एक दिन फ़ोन किया रात में 10 बजे कि पिताजी की तबीयत ख़राब है, आप मेरे को 10,000 रुपये दे दो सर। तो अब मैं तो लखनऊ में, हमें कोई खर्चा ही नहीं था, घर पे रह रहे हैं, सब कुछ मोजा कब धुल के अलमारी में आ जाता है पता ही नहीं है। तो 10,000 रुपये कुछ नहीं थे, मैंने तो उसको उधार दे दिया। फिर उसका 2 दिन बाद आया कि सर अभी भी तबीयत कुछ ज़रूरत है, 15,000 चाहिए। तो मैंने उसको 15,000 दे दिए। उसके 1 महीने बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया बॉम्बे, और मैं देखे, और मुझे मेरे पिताजी ने एक चीज़ सिखाई है कि जिस मिनट तुमने उधार दे दिया उस मिनट ये भूल जाओ कि लौट के आएगा, है ना? उधार देते ही वो पैसा खत्म हो गया। आप तभी दो पैसा किसी को उधार, हाँ नहीं, आपका तभी पैसा दो जब आप वो पैसा भूल सकते हो, अदरवाइज आप उधार देके परेशान हो जाओगे, है ना? वो क्योंकि 99% लौटता वौटता है नहीं उधार का पैसा, ठीक है? तो वो दे दिया। मैं जब पहुंचा तो उसकी सीट मेरे ऑफिस में वहां पड़ी, और वो ऑफ रोल एम्प्लॉय था, आई थिंक 19-20 हज़ार तनख्वाह होगी उनकी। और मैंने देखा कि उसने बिल्कुल नया, एक उस समय एक सैमसंग का 28-29 हज़ार का फ़ोन आया था, तो वो उसके हाथ में था। फिर बीती बात, मैंने फिर पैसे का पूछा नहीं कि चलो ये है। फिर थोड़े दिन बाद पता चला कि उसने सबसे 1-1, 2-2 हज़ार ले रखे, मेरे से ये 25 हज़ार उसके उधार हो गए। तो फिर मेरा एक जो कलीग था उसने बोला कि यार तू उससे पैसे लेना, उसको कर, कई सारे लोगों ने एचआर को मेल लिखा, ये लिखा होगा। मैंने कभी उसको नहीं बोला पैसे के लिए। और फिर मेरे दोस्तों ने मुझे इतना चढ़ाया और सब किया कि नहीं नहीं करो, और पूरे लोगों ने, मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं करना। तो एक दिन उसके साथ चाय पीने, मैंने कहा चलो, अब उसका नाम तो नहीं लूंगा उस बंदे का क्योंकि पता नहीं कोई किस स्थिति में हो क्या। तो एक दिन मैं चाय पीने गया, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और मैंने बोला, मैंने कहा देखो, मैंने कहा मेरे को पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा लेकिन तुमने मालूम है मेरे साथ क्या एक चीज़ गड़बड़ की है कि अब कोई भी व्यक्ति मेरे को ज़िंदगी में फ़ोन करेगा और वो बोलेगा मेरे बाप की तबीयत ख़राब है, तो मुझे ये शक होगा कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने कहा तुमने मेरे से बहुत बड़ी चीज़ छीन ली। मैंने कहा ये 25 हज़ार से ज़्यादा की चीज़ तुमने मेरे से छीन ली।
और मैंने वो बोल के मैं मुक्त हो गया ना, फिर कभी पैसे उससे ना मैंने हिसाब किया और वो किया। और एग्जैक्टली सेम चीज़ एक बार और हुई। फिर एक बंदे ने मेरे को फ़ोन किया उसके कई दिनों बाद कि ये है, और सर मेरे को, मेरा एजेंट है, मेरे को टिकट कराना है, सुबह 5 बजे की फ़्लाइट लेनी है, ये करना है, वो करना है। और मैंने कहा कि जब इतना ही अर्जेंट है और फादर की तबीयत ख़राब है तो मैं टिकट तुरंत करा देता हूँ। उसने कहा नहीं नहीं सर आप दे दो, मेरा एजेंट करेगा टिकट। और एग्जैक्टली मुझे तुरंत उसी मोमेंट पता चल गया कि वो झूठ बोल रहा है। और मुझे इतना दुख हुआ कि मतलब अपने बाप के नाम पे या माँ के नाम पे, चलो अब झूठ बोलने का तो कोई लॉजिक नहीं होता, आप किसी के नाम पे भी बोल सकते हो, लेकिन ये जो छीन लिया आपने मेरे से ना, तो मुझे दुख इस बात का बिल्कुल नहीं है कि पैसे चले गए। पैसे की इस मतलब कम से कम ईश्वर की इतनी कृपा है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है सच मेरे लिए। लेकिन ये विश्वास जो चला जाता है ना, क्योंकि वो बड़ा ज़्यादा नुकसान है, उसकी करोड़ों रुपए की वैल्यू है। लेकिन क्या आप उसके बाद संभल गए? वो आखिरी था। नहीं, ऐसा वो नहीं हो सकता ना। मैं बाय डिज़ाइन ऐसा हूँ कि आप कभी भी कोई है तो अगर दे सकते हैं, या अगर देखिए अदरवाइज़ भी क्या है ना, देखिए मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि क्योंकि कहीं न कहीं एक चीज़ अब मैं ज़रूर असेस करने लगा हूँ कि जैसे आप मेरे से कोई नया मिला और 5 दिन के अंदर किसी ने पैसे माँग लिए, तो इसका मतलब वो अपने आस-पास के सारे लोगों को कंज़्यूम कर चुका है। अपने आस-पास के सारे लोगों को वो निचोड़ चुका है। हाँ। तो फिर वहाँ पे अब थोड़ा-सा वो लगता है। और कम से कम मतलब अगर लेना है तो बोल दो कि मेरे को उड़ाने के लिए ही चाहिए, मुझे गोवा घूमने जाना सही है। बात ये है। मत बोलो ना आप फालतू हाँ। में अपने किसी रिश्तेदार का नाम लेना। आपने अपने पात्रों की बात की कि आप उन्हें कैसे गढ़ते हैं कहीं भी उससे, तो कैसी फील आती है उस समय जब आप पात्र गढ़ रहे होते हैं? जैसे भगवान हमें गढ़ के हमारे साथ कुछ भी कर रहा होता है, मज़ा आता है, भगवान जैसा फील होता है कि अरे यार इनकी ज़िंदगी में ये कर दूँ, वो कर दूँ। ये ज़रूर लगता है कि जैसे जो पात्र हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। मैं उस लेवल पे सोचता हूँ। मैं ये नहीं मानता ना कि वो सच्चे नहीं हैं। मैं ये मानता हूँ कि इस दुनिया में कोई चित्रा पाठक है, कोई सुदीप यादव है, कोई सुधा है, कोई चंदर है, कोई मनोज साल्वे है, कोई कोई ना कोई मीता पटनायक है। तो मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि ये नकली लोग हैं। मेरे दिमाग में सारे लोग असली हैं। तो उनके साथ जब बुरा होता है, और कई बार वो जो बुरा मैं नहीं कर रहा होता, वो जिस सिचुएशन में जा रहे होते हैं उनके साथ, कोई भी देखिए आप अगर यहाँ से कहीं भी अपने घर से निकलेंगे ना तो सब अच्छा नहीं होगा आपके साथ। अब आधे टाइम कई बार हो सकता है कैब ही बुक ना हो पाए, हो सकता है बड़ा ट्रैफिक हो। कोई भी जो निकलेगा ना, कुछ एक्शन करेगा, उसके साथ कुछ ना कुछ सही नहीं होगा। तो वो मैं उसको उस तरीके से देखता हूँ। मैं एक्चुअली ऑब्जर्व करता हूँ। ये वैसे ही कि वो शाम को लौट के आएँगे और वो मेरे को बता रहे हैं कि भाई आज मेरे साथ ये अच्छा या बुरा हुआ। बस मैं वो डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। उनके लाइफ में क्या ट्विस्ट टर्न आएगा, वो ऑब्वियसली मैं बनाता हूँ उस चीज़ को कई बार, लेकिन वो ऐसा नहीं है ना कि मैं ट्विस्ट टर्न पहले लिखूँ और फिर मैं इनको टकराऊँ। वो एक के बाद एक आती जाती है चीज़। दिव्या जी, कैसा लगता है एक बेस्ट सेलर ऑथर होना, और कितनी जिम्मेदारी है एक बेस्ट सेलर ऑथर की? देखिए ये अब आप मेरे से पूछेंगे कैसा लगता है, तो अच्छा ही लगता है ना? क्या ऐसा दिन होगा जब किताब नहीं बिकेगी तो मुझे कैसा लगेगा? तो पहले मैं ये सोचता था कि मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मैं इस चीज़ से अब फ्री हो चुका हूँ। आई थिंक इब्न बतूती लिखते टाइम मैं बहुत प्रेशर में था। 2020 में कोरोना के टाइम पे वो आई थी किताब। मैं बड़े प्रेशर में था कि अरे भाई अब तो 4 किताबें पहले लिख ली हैं और ये तो ऐसा ना हो कि कुछ कैसे होगा, गड़बड़ ना हो, ये वैसे मुसाफिर कैफ़े जितनी चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ उसका प्रीफेस लिखते समय, क्योंकि मैं प्रीफेस मैं अपनी किताबों में आगे नहीं लिखता हूँ, पीछे लिखता हूँ। जो किताब शुरू होने से पहले कई लोग लिखते हैं, मेरी हर किताब में वो बाद में मिलता है, एक आध किताबों को छोड़ के। तो मैंने वो लिखते-लिखते मुझे समझ में आया कि इब्न बतूती मेरी पहली किताब है। ये किताब तो मैं पहली बार ही लिख रहा हूँ ना। इस किताब को तो मैंने पहले लिखा नहीं है। तो मैं पहली बार जब लिख रहा हूँ तो मुझे ये तो उम्मीद है नहीं कि इसका कुछ होगा। पहली किताब से तो किसी को भी इस दुनिया में कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहली किताब इसलिए नहीं ज़रूरी है कि आपने लिखी। किताब इसलिए ज़रूरी है कि वो आपने एक घटनाक्रम पूरा कर दिया और दुनिया में वो चीज़ डाल दी। ये आपके लिए, अपने आप के लिए है कि हाँ आप लिख सकते हैं। आप बस लिख इतना सकते हैं विश्वास। और आपकी एक चीज़ बाहर आ सकती है। पहली किताब हर किसी की वो बिल्कुल किताब नहीं होनी चाहिए। जैसे कि सबसे बुरा आपके साथ किसी लेखक के साथ लाइफ में ये हो सकता है कि आपकी पहली किताब आपकी सबसे अच्छी किताब बन जाए, वरना आपकी यात्रा ही फिर नहीं शुरू हो पाएगी। मुझे लगता है हमेशा पहली किताब सबसे खराब किताब होनी चाहिए आपकी। वो केवल इस कॉन्फिडेंस के लिए कि शायद आप लेखक बन सकते हैं।
इसलिए बिल्कुल नहीं है कि आप कोई क्लासिक लिख देंगे, और क्योंकि क्लासिक लिखना तो खैर किसी के भी हाथ में नहीं है। जितने भी क्लासिक इस दुनिया में, कोई ये सोच के नहीं लिखा होगा कि मैं क्लासिक लिख रहा हूँ। वो समय को आप सही से पकड़ पाते हैं, कई बार सही से नहीं पकड़ पाते। तो वो प्रेशर मैं नहीं लेता। रही बात जिम्मेदारी की, तो हाँ, जिम्मेदारी मेरे को लगती है, और मैंने इब्ने बतूती से ही वो जिम्मेदारी सही से लेना, सही बताऊँ तो शुरू भी किया। 4 किताबें लग गई, चौथी किताब लग गई उसकी जिम्मेदारी लेने में। मुझे हमेशा एक चीज़ लगी, और एक मजाज साहब का शेर है जो मैंने किताब में हमेशा इब्ने बतूती में मैंने लिखा भी है कि ज़माने से आगे तो बढ़िए मजाज, ज़माने को आगे बढ़ाना भी है। और वो मुझे जिम्मेदारी लगती है कि हमारा काम आईना दिखाने का नहीं है एज अ राइटर, क्योंकि वो लोग कहते हैं समाज का आईना है साहित्य। मैं समाज का आईना, तो अखबार को भी समाज का आईना ही है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा काम फ्यूचर दिखाने का है कि समाज कैसा हो सकता है और क्या चीज़ें हो सकती हैं। वो हमारा, उस नब्ज को पकड़ने का काम है हमारा। जैसे इब्ने बतूती में एक जो सिंगल मॉम है, उनका बेटा उनके लिए दोस्त ढूंढ रहा है। तो जब मैं लिखी थी 2019 में लिख रहा था मैं तो तब मुझे लगता था कि क्या कल को इतने मैच्योर लड़के लड़कियां होने लगेंगे हमारे समाज में कि अगर कोई सिंगल मॉम है तो अपने माँ की शादी कराएं। मेरे लिए वो वहाँ पे, आई एम श्योर इंडिया में तब भी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, दुनिया में हो रहा होगा, लेकिन मुझे लगा कि मेरे हिंदी के समाज की शायद ये बड़ी सच्चाई होगी 10 साल बाद। इसीलिए मुसाफिर कैफे में भी अगर आप देखेंगे, 2 लोग जो लिव इन में रह रहे हैं, लिव इन में रहना कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट में 2025 में, लेकिन लिव इन में रहते हुए अगर एक लड़की प्रेग्नेंट हो जाए और फिर भी वो शादी ना करना चाहे, वो मे भी हमारे फ्यूचर की सच्चाई है उस समय के हिसाब से। अब आगे इसी तरह बढ़ रही है अगली ये वाली पीढ़ी कि उन्हें बच्चे नहीं चाहिए। बट वो हर समय ही था मैम, बच्चे, अब वो तो खैर पर्सनल चॉइस है, बच्चे होना ना होना। मैं तो उसमें मतलब किसी का भी जीवन जो है वो जिस भी चीज़ से गुजरा, किसी का बचपन, अगर बहुत कई सारे जिन लोगों को मैं जानता हूँ जो बच्चे नहीं करना चाहते, उनके बचपन में कहीं ना कहीं उन्होंने इतना चाइल्डहुड ट्रॉमा झेला है कि उनको नहीं लगता है कि बच्चों को उस दुनिया में लाना चाहिए। और कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो वो डिंक करके चीज़ होती है, डबल इनकम नो किड, कि हम घूमे, और वो भी कोई बुरा नहीं है ना। मतलब अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखिए तो हम लोग जैसे एक उम्र तक ही घूम सकते हैं हम, और अब जैसी दुनिया की हालत है, कोई ऐसी भी नहीं हालत है ना कि बड़ी आज आप मतलब हिंदुस्तान में जो सबसे, आप देखिए ना, जिन 10 शहरों में पोल्यूशन सबसे ज्यादा है, वहां का रियल एस्टेट सबसे महंगा है, उन शहरों में ही रहना सबसे महंगा है, और हम वहीं पे उन्हीं सांस लेने के लिए, उसी पोल्यूशन को खिलाने के लिए, उसी को एक कंपटीशन में डालने के लिए क्यों किसी बच्चे को लाएं? वो भी एक अलग थॉट है उसका। तो मैं उसको मतलब ऑब्वियसली एज अ राइटर मेरा काम सही गलत बताने का तो है भी नहीं। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर किसी की अपनी बहुत डीप डाउन ना, हर चीज जो हम करते हैं वो हमसे बहुत पर्सनल चॉइस से आता है, वो हमारे कहीं ना कहीं बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है। किसी का बचपन बहुत खराब गया होगा तो वो सोचेगा क्यों लाऊंगा बच्चे को, सोच सकता है। आपने यहाँ पे एक बात कही कि ये ऑप्शन पहले भी था, यानी कि ये ऑप्शन पहले भी था, लेकिन समाज का और हमारे स्ट्रक्चर इस तरह का है, सोसाइटी का एंड फैमिली का, कि बच्चे आने ही होते थे कि अरे भाई, मतलब बच्चे तो आने ही हैं, शादी है तो बच्चे तो होंगे, ऐसा कैसे कर सकते हो? ये चॉइस ही नहीं थी पहले वाली पीढ़ी के पास। नहीं, देखिए, मैं एक चीज और बता रहा हूँ। देखिए, पूरी दुनिया जो है ना, एक साइकिल, जो सर्किल है ना पूरा धरती का, कि धरती भी गोल है और हर चीज सर्किल उसमें आती है। अगर आप देखेंगे अब जो जनरेशन है, ये अभी जो जेनजी वाली है, हम लोग के टाइम पे क्या हुआ, जो 90s में बड़े हो रहे थे लोग, हम लोगों ने शादियां लेट की। कई सारे अपना पहली बार करियर बनाने के चक्कर में हम लोग लेट 20s या अर्ली 30s में जाके शादियां, बहुत कॉमन था। लड़कियों की शादियां शिफ्ट होती चली गई, 26 साल 27 साल, अभी भी ऑब्वियसली 22-23 साल से लोग बोलना शुरू कर देते हैं कई घरों में अभी भी। लेकिन अभी जो जेन जी है, और ये मैंने भी कहीं पढ़ रहा था मैं, और हमारे एक दोस्त से मेरे एक डिस्कशन भी हुआ थोड़े दिन पहले, कि अभी जो जेन जी है, हम लोगों ने जो पहला जो प्यार जैसा महसूस करने वाली जो चीज़ है, वो 16-17 साल की उम्र में आके शुरू किया, कि आप कहीं 11th-12th में आ गए या कॉलेज में आ गए। अभी की जो जनरेशन है, जो एक प्री टीन्स करके एक चीज़ है, पहला प्यार अब हो जा रहा है 10-11 साल में। वो लोग डेट करना शुरू कर रहे हैं 13-14 साल में। वो 22-23 साल तक 3-4 लोगों को डेट करके, प्यार करके, ब्रेकअप करके समझ चुके हैं। हमें ये समझने में 30 साल लग गए, है ना? तो इसीलिए जो नई जनरेशन, अगर आप देखेंगे तो वो जो 23-24 साल का है, वो 10 साल से डेट कर रहा है, 10 साल से उसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। तो उनको ये समझ में आया कि यार, हमने पूरी दुनिया भी घूम ली, अब ये बंदा सही है विद फ्लॉज, या ये बंदी सही है, तो मैं अब देखिए, फिर से लोग जल्दी शादी कर रहे हैं।
ये नया ट्रेंड आ रहा है ना, हाँ, है ना, क्योंकि कि उनको 10 अब थक गए, हाँ, उनको लगा क्योंकि ये जो फिर भटकाव करियर है, बनाओ। हाँ, कि वो आप कर रहे हैं और करियर तो खैर अब ये वैसी चीज है कि जो नया जमाना है कि हर कोई कुछ के साथ में अब कंटेंट क्रिएटर है ना, इस दुनिया में हर आदमी की एक सोशल इक्विटी वैसी है ना कि आप टीचर हैं फिर भी आप वीडियो बना लेते हैं, आप शेफ हैं और वीडियो बना लेते हैं, आप राइटर हैं और वीडियो बना लेते हैं। ये सारी दुनिया रील पे पैदा होकर रील पे मर जाएगी। सही है। रील कल्चर, रील की बात आई तो मैं वही सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, रील्स से आपको क्या लगता है? बहुत इस पे डिबेट रहता है कि ये बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है, सोशल मीडिया और रील्स खासकर ज़्यादा। एक तो अटेंशन स्पैम बहुत कम हो रहा है इसकी वजह से, और जेन ज़ी, उसके लिए आपके क्या विचार हैं? क्योंकि जिस तरीके से है कई जगह, बहुत रील्स में ही मैंने भी देखा है कि कॉरपोरेट वाले जेन ज़ी को नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं, अपना सर पकड़ ले रहे हैं कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, इनका डिसिप्लिन है, ये इनको हर एक चीज़ में अपने हक चाहिए और काम करने के लिए ये बिल्कुल अपने लिए पहले हैं, मी फर्स्ट उनका रहता है। तो इन अ वे अच्छा है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि इधर जो नई चीज में अच्छी चीजें हुई हैं, मेरे जो कुछ एक जो कॉलीग्स हैं और उनकी टीम में अब नए बच्चे जो लोग आ रहे हैं, जो नए ज्वाइन कर रहे हैं लोग, तो पहले ना हमारे टाइम पे जब मैं 2009 में मैंने नौकरी शुरू की, तो मैंने एक भी दिन छुट्टी ऐसे नहीं ली कि मैंने अपने बॉस को बोला हो कि सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, मतलब मेंटली आई एम नॉट फीलिंग, आई एम नॉट अलाइंड, है ना, मैं एंग्शियस हो रहा हूँ या मैं एंग्शियस हो रही हूँ, ऐसी बोल के छुट्टियां नहीं लेते थे। लेकिन 2025 में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि सर आई एम स्ट्रेस्ड आउट और मेरे को छुट्टी चाहिए, आई एम एंग्शियस, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, छुट्टी चाहिए। तो देखिए, रील या कोई भी ऐसी चीज जो इन्फॉर्मेशन का ही मीडियम है, मैं रील को इसलिए बुरा नहीं मानता हूँ क्योंकि रील की वजह से मेरी किताबें या जो इन जनरल हमने नई किताबें, अगर आप पिछले साल देखेंगे तो हमने सैकड़ों किताबें डिस्कवर की हैं उन्हीं रील्स के थ्रू। ऐसा नहीं है कि सब बुरा ही बुरा है, हर चीज में कोई भी चीज तो अति तो गड़बड़ करती है। लेकिन जो एक इशू मुझे लगता है नई जनरेशन के साथ जो वो बेचारे फेस कर रहे हैं, कि वो पैदा ही मोबाइल पे हुए हैं ना। उनका जैसे हम लोग जब गाना सुनना होता तो हम बुधवार या शुक्रवार को चित्रहार का वेट करते थे, संडे को रंगोली का वेट करते थे नए गाने का। तो एक ना वो जो ग्रेटिफिकेशन है वो थोड़ा डिलेड था कि हम 4 दिन वेट करेंगे तब ये चीज़ होगी। अभी क्या है कि एकदम से आप क्लिक करके कभी भी कोई भी गाना दुनिया का सुन सकते हैं। तो वो चूंकि टेक्नोलॉजी ने वो जब दुनिया बदली तो उसके बिहेवियर का बदलेगा, वो जल्दी एक चीज़ आपका चेंज आएगा बिहेवियर में। रील जो चीज़ है वो कई बार ना, अगर आप देखेंगे जो जिस तरीके से एल्गोरिथम उसकी डिज़ाइंड होती हैं कि आप 3 आपने डांस वाली वीडियो देख ली है, उसके बाद एकदम से एक रील आएगी कि ये 3 मॉर्निंग रूटीन आप कर लें तो आपकी मॉर्निंग अच्छी हो जाएगी। ये 4 किताबें अगर आप पढ़ लें तो ये चीज़ अच्छी हो जाएगी। और उस पर ज्ञान भी बहुत है, वो भटकाव भी बहुत है, वो सब कुछ है, बट वो आपको चुनना है। लेकिन एक चीज़ में जो रील इस जनरेशन को, इस दुनिया को फेल कर रही है, जैसे ये वैसे ही है कि जैसे मैं रील में जितना ज्ञान मिलता है मेरे को, कि जैसे मैं 1000 वीडियोस देख लिए मैंने कि गाड़ी कैसे चलानी है, लेकिन जब तक मैं गाड़ी में बैठ के एक्सीलेटर पे पैर रख के पहला गियर नहीं लगाऊंगा तब तक मैं जान नहीं पाऊंगा। और वो जानने के लिए मुझे 1000 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। वो चैलेंज वहाँ पे हो रहा है कि हमारे पास ज्ञान पूरा हो गया है ना, और ज्ञान पूरा होने से ना कहीं चीज़ पहुँचती नहीं है। अल्टीमेट चीज़ इस पूरी दुनिया में एक ही तरीके से कोई चीज़ अचीव की जा सकती है और वो है मेहनत करके, कि जब आप सही में वो काम करें अपने, जिसको बोलते हैं लेग वर्क या हाथ गंदे करना जिसको बोलते हैं ना, तब तक जैसे मैं बोलूँ मैं राइटिंग पे किसी को 1000 घंटे का लेक्चर दे दूँ, लेकिन जब वो सामने वाला जब तक एक शब्द अपने आप लिख के नहीं जूझेगा तब तक वो नहीं पहुँचेगा। इसीलिए जो राइटिंग वर्कशॉप में जो रेजिडेंशियल करता भी हूँ, तो उसमें मैं, तो अब लोग मेरे को बहुत बोलते हैं सर आप दिल्ली में क्यों नहीं करते हो, या राइटिंग वर्कशॉप बॉम्बे में क्यों नहीं करते हो। मैं जानबूझ के कभी नहीं करता हूँ, ना कभी करूँगा। उसकी वजह बहुत साधारण है कि जब आप अपना घर छोड़ के आते हैं, है ना, आप दिल्ली में, आप अगर आज वर्कशॉप आपने किया, फिर आपको रात में घर जाना है, फिर आप उसी दुनियादारी में लौट गए। आप जीवन में 3 दिन तो निकालिए ना, कोई चीज़ जो आप सीखना चाहते हैं। आप अपना घर छोड़ के आइए ना, अपने सारे टेंशन रख के आइए, ताकि उस माहौल में हम जाएं जहाँ पे आपके साथ 12-15 स्ट्रेंजर्स और हैं जो भी सेम चीज़ चाहते हैं। वर्कशॉप क्यों वर्क करती है और क्यों लोगों को आके मैजिकल लगता है, और मुझे आके मैजिकल लगता है, क्योंकि वो 15 लोग जो उस वर्कशॉप में आते हैं वो जिंदगी में कभी एक दूसरे से नहीं टकराते, है ना, और तब मैजिक होता है। जैसे एक मेरी वर्कशॉप में पन्ना के जंगल के रेंजर थे, वो आए, रितेश,
और एक गोवा में कैफ़े चलाते हैं अनंत, वो आए। एक चंडीगढ़ में बुटीक चलाती हैं अच्छा। शालू, वो आए। एक भोपाल में उनकी टेलर शॉप है मयंक की, तो वो आए। और मतलब के आए जो एक बड़ी कंपनी में प्रोडक्ट मार्केटिंग में थे। मतलब ऐसे तमाम लोग, ये लाइफ में हम नहीं टकराते। एक लीडरशिप कोच है, मेरे कॉलेज सीनियर थे वो, हम कभी नहीं टकराते ना। और मैं, क्या होता है कि अपनी वर्कशॉप जो ऑफलाइन करता हूँ उसमें कोई फिल्टर नहीं लगाता अच्छा। कि कौन आ सकता है कौन नहीं, कोई भी आ सकता है, उसने लिखा हो ना लिखा हो। तो मुझे लगा कि ये माहौल तैयार करना मेरा काम है। आपको हाँ, लिखना भी ना और वो हो 2 दिन ना कोई वहाँ तो फ़ोन भी। देखता भी नहीं है। वहाँ पे 2 ढाई दिन हम आते हैं, हम वो कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं जो आपके अंदर थी, बट हम 14-15 लोग उसको पूरा कर रहे होते हैं। इसलिए वो कभी भी ऑफलाइन जो वर्कशॉप है, इसीलिए आप देखिए, आप देख लीजिए 1000 वीडियो चाय अच्छी कैसे बनाते हैं, लेकिन चाय बनाना आप सीख तभी सकते हैं जब 100 बार गलत चाय बनाए। आप पहले अदरक को कितना उबालना है, क्या करना है, वो आप कितना वीडियो दे, नहीं हो पाएगा। आपको एक दिन आपका टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो रील के अच्छे भी फायदे हैं कि आप 1000 तरीके से जान सकते हैं चाय कैसे बन सकती है, लेकिन आपको वो एक तरीका अपना ही इजाद करना पड़ेगा कि कैसे आपके लिए क्या सही है। कहते हैं अनर्न्ड डोपामिन मिलता है उससे, और जिससे आप बहुत ज़्यादा देर मोटिवेट नहीं रह पाते। खैर, ये अलग चीज़ है। बहुत सारे आपकी बातों से मुझे सवाल आ गए हैं, और मेरे अपने भी सवाल हैं। मुझे डर है जो मैंने लिखे हैं कहीं वही ना मैं सारे छोड़ दूं। एक तो आपने जो वर्कशॉप की बात की है अपने, ऐसे ही आपने कहानी की कक्षा से ऑनलाइन ये एक स्टार्ट किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए जो नहीं जा सकते किसी भी तरीके से। सवाल मुझे ये बाद में पूछना था, मैं इसे पहले ही पूछ रही हूँ क्योंकि अभी बात चल रही है। इसमें करीब 9 मॉड्यूल्स हैं, 38 के करीब सेशन है, 4 घंटे से 4.5 घंटे के लगभग की वीडियोस हैं इसमें। काफ़ी मेहनत आपने की है, और ये कहानी लिखना सिखाती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या किसी को लिखना सिखाया जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ना राइटिंग ऐसी एक चीज़ है कि लोग ये मान लेते हैं, और ये बड़ा फैंसी था। जैसे एक हिंदी फिल्मों में ना एक बड़ा डायलॉग बहुत चला कई साल तक कि प्यार जो है वो एक बार होता है। अच्छा। ये भ्रम जो है इतने साल में आके अब टूटना शुरू हुआ है लोगों को कि प्यार एक से ज़्यादा बार हो सकता है। हम लोग ने इतना सैक्रोसेंट उसको बना दिया था। आप ये सोचिए कि सचिन, रमेश तेंदुलकर जो है इतने बड़े बैट्समैन हुए, उनके कोच थे कि नहीं थे, है ना? आचरेकर साहब ने उनको कुछ तो कोच किया होगा ना। कोई भी पेट से सीख के तो कुछ भी नहीं आता है। तो ये राइटिंग जो है ना, वो एग्जैक्टली क्रिकेट खेलने जैसा है, एग्जैक्टली जॉब करने जैसा है। इसमें आपको मेंटर रहेगा तो आपको दिशा दे सकता है, बता सकता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। बिथोवन के पास एक व्यक्ति गए 30-35 साल के, बिथोवन की उम्र थी 16 साल, इतना अच्छा वो म्यूजिक बनाते थे। तो उनसे उन्होंने कहा कि हमें भी बता दो यार, कैसे इतना सुंदर बजाते हो, हमें भी बता दो। तो उन्होंने कहा इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो 4 साल आप इस नोट की प्रैक्टिस करिए, 4 साल दूसरे नोट की करिए, फिर 4 साल ये फलानी चीज़ की करिए, 4 साल ढिमकानी चीज़। उन्होंने, बिथोवन ने उनको 30-35 साल का एक प्लान दे दिया। तो उन्होंने कहा यार तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम तो 16 साल के हो, और तुम ये बता रहे हो मुझे कि 30 साल, तुम्हें कैसे पता है 30 साल जब तुमने बजाया नहीं है? तो उसने कहा सर, आप मेरे से पूछने आए हो ना कैसे होता है, मैं तो किसी से पूछने नहीं गया था। या तो आप बिथोवन जितने टैलेंटेड रहे कि आप हवा में पकड़ लें, लेकिन बहुत सारे लोग, चूंकि दुनिया में इतने डिस्ट्रैक्शन है, वो कई सारी चीज़ें डिस्कवर आप क से कबूतर करते हो, लेकिन उसमें समय बहुत निकल जाता है। मैंने क्यों ये कोर्स बनाया, या मुझे क्यों ये लगता है कि कोई भी लिख सकता है, क्योंकि मैंने ये देखा है होते हुए ये चीज़ अपनी वर्कशॉप में, अदरवाइज भी, कि ये ट्रेनिंग ही है एक तरीके की, है ना? ये बहुत, जैसे हर एक मसल मेमोरी होती है, एक मसल आपकी प्रैक्टिस में वो चीज़ आ जाती है। आप जैसे डेली बैठेंगे, एक बहुत बड़े अमेरिकन राइटर हैं रे ब्रैडबरी नाम के, तो वो बड़ी सही चीज़ एक बोलते थे कि अगर आपको लिखना है ना, और उनकी किताब भी है ज़ेन ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, कि आप ना 1000 दिन तक रोज एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ के सोइए। रोज एक 1000 दिन मतलब 3 साल से ज्यादा, विदाउट ब्रेक। अच्छा। और आप 52 हफ्ते, हर हफ्ते में एक कहानी लिखिए। उन्होंने कहा दुनिया में कोई भी इतना नाकारा नहीं है कि जो 52 हफ्ते तक लगातार बुरी कहानी लिखे। एक आध कहानी आप अच्छी लिख लेंगे। तो ये प्रैक्टिस ही की तो बात है ना, ये और क्या है, ये चीज तो सीखी जा सकती है ना। वो बात अलग है कि आपके अंदर वो एलिमेंट ही नहीं है। अब जैसे मैं कॉमर्स नहीं कर सकता, जैसे कि मैं बैलेंस शीट में नहीं बैठा पाता था एमबीए में भी अपने, तो सब चीज़ सस्पेंस अकाउंट में डाल के फेंक देता था। लेकिन मैं कोशिश करूं, और अगर मेरा थोड़ा इंटेंट है, तो मैं कहानियों को तो इसलिए भी लिख सकता हूं क्योंकि ये दुनिया कहानी तो है। ये जो मेरे घर वाले जिनके साथ मैं रह रहा हूं, ये मेरे ही बाप और माँ है, ये कहानी तो है।
ये हमने विश्वास किया है ना इस कहानी पे, सही तो बात है। अदरवाइज क्या है? तो ये हाँ। हम सारी चीज जो है इस पे हम विश्वास करते हैं ना। एक कहानी है जो किसी मूर्ति में भी जान दे देती है ना। हवा में हम जब आसमान में देखते हैं, वहां भगवान होना ना होना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये विश्वास है कि वहां कोई है। तो वो कहानी तो है, वो कहाँ से आया? आपने थोड़ी ना, आपको निकलते ही ये ज्ञान हो गया था आपको कि नहीं ये दुनिया का सच है। हम सारे लोग कहानियां ही है ना, जो एक दूसरे को से टकरा रहे हैं, एक दूसरे को बदल रहे हैं और एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आप भी पॉडकास्ट करते होंगे तो हर बार कुछ सवालों को आपको करके समझ में आएगा कि अरे नहीं ये सही नहीं है, और कुछ को करके समझ में आएगा कि अरे यार ये तो अब सबसे मुझे ये पूछना चाहिए। तो ये आप भी तो अपनी एक कहानी बना रहे हो ना उसमें। इसलिए सीखा भी जा सकता है, सिखाया भी जा सकता है। आप कहानी सुनाते भी हैं, किस्सा गोई भी करते हैं, कहानीबाजी आपका जो कार्यक्रम है और जगह जगह उसके प्रोग्राम्स होते हैं। मैंने देखा है, पूरा अपनी आंखों से देखा है कि वो पूरा हाउसफुल जाता है और कितना प्यार और कितनी देर तक लोग बैठ के ऐसे सुनते हैं जैसे ये सबसे ज़रूरी बात है इस दुनिया की, और इसे नहीं सुना तो, और रोते भी हैं, सिसकते भी हैं, हंसते भी हैं, सब कुछ है। कहानी तो लोक में थी, लोक से पन्नों में आ गई थी, पन्नों से उतार के आप उसे फिर से किस्सा गोई में लेके आ रहे हैं। कौन कौन से वो लोग हैं जो आप देखते हैं कि इससे जुड़े हैं और इसे एंजॉय कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा किस उम्र के लोग जुड़ते हैं किस्सा गोई से, किताबों के बजाय? तो जैसे जो यंग जनरेशन है, हमें ऐसा भ्रम होता है कि वो कम पढ़ते हैं, जबकि मेरा अनुभव बहुत उल्टा रहा है। मेरे मैसेज में, मतलब इधर मैं देख रहा हूँ कई दिनों से ना, स्कूल के बच्चों के भी मेरे को मैसेज आ रहे हैं, जो स्कूल में, और वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चे हैं, उनके भी, हिंदी मीडियम वालों के भी आते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के आते हैं, वो लोग भी किताब पढ़ रहे हैं। उनको भी वो बेचैनी हो रही है कि हम क्या करें क्या ना करें, अपनी लाइफ की मीनिंग कैसे निकालें। जो स्टोरी टेलिंग मैंने शुरू की तो मैंने एक चीज़ का फिल्टर लगाया, और मुझे लगता है कि मैं पर्सनली ये चाहता था कि जब मैं अब ना, जैसे हमारी बचपन की जो सबसे अच्छी मेरी मेमोरीज है, वो हम संडे को चाणक्य आता था या महाभारत आता था, पूरा परिवार हम लोग बैठ के देखते थे। और अगर आप अब टेलीविज़न देखिए तो बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो पूरा परिवार साथ में बैठ के देख पाए। तो जब मैं कहानी में आया तो मैंने हमें एक चीज़ का फ़िल्टर लगाया कि मैं ऐसी कहानी सुनाऊँगा जो 17 साल के बच्चे से लेके 70 साल का व्यक्ति तक देख पाए और उसको एक ही जैसा अपना लगे। और वो डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, वो बना पाना ऐसी कहानी। ऐसी कहानी आप ना तभी बना सकते हैं जब आप अपने अंदर का कोई सच उनके साथ शेयर करें। जो मेरी स्टोरी टेलिंग में आते हैं और लोग जो इमोशनल होते हैं, और मैं खुद हर बार इमोशनल होता हूँ सुनाते हुए, इसलिए नहीं क्योंकि वो ट्रिक है और मुझे एक्टिंग आती है। मैं होता हूँ, मैं नहीं होऊंगा तो आप नहीं होंगे, मुझे होना ही पड़ेगा उस कहानी को, क्योंकि मैं आपको कहानी की बजाय अपने सच से जोड़ रहा हूँ, जो मेरा एक सच है। भले उसकी क्राफ्ट अलग तरीके से वो किया जाता है। तो हर एज के लोग आते हैं, स्पेशली जो ये जनरेशन है जो कमाने लगी है, खास करके जो 21-22 में पहली बार नौकरी जिनकी लग रही है, तो वो लोग, मेरा प्राइमरी ऑडियंस वहाँ से शुरू होता है। और वहाँ से लेके, जैसे मैंने आज से 12 साल पहले जब किताब पहली लिखी थी, तो जो लड़का उस समय निकला था और पहली नौकरी कर रहा था, आज की डेट में कम से कम उसका एक शादी तो हो ही चुकी है उसकी, और एक आध बच्चा हो चुका है, और वो प्रमोशन हो चुका है। तो बट उसकी भी मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जर्नी पे जाए। जैसे हिंदुस्तान में जो अंग्रेजी के राइटर्स के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, जो ज़्यादातर जो पॉपुलर राइटर थे, कि उन्होंने क्या किया ना, कि जैसे जो नई जनरेशन आ रही थी उनके लिए कहानी लिखी, बट उन्होंने अपनी कहानियों के जो लोग पढ़ रहे थे, वो लोग आगे निकल गए, इनकी कहानियाँ ही अटकी रह गई। वो उन्होंने ग्रो नहीं कराया अपनी ऑडियंस को। जो आदमी उनको 10 साल पहले पढ़ रहा था वो आउटग्रो कर गया। तो मेरी कोशिश ये है कि जो मैं कहानियां लिख रहा हूँ, वो चाहे आज की डेट में आप 20 साल के हैं, 18 साल के हैं, और आप आज से 10 साल 12 साल पहले 18 साल के थे, तो इस समय 28-30 साल के हैं, 35 साल के हो गए, तो भी आप उसको रिलेट कर पाए कहानियों। तो थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन मैं ऐसी कहानियां चूज करता हूँ कि जो आप हर एज का, जैसे इब्ने बतूतिया, यार पापा के बाद से बहुत सारे जो यंग बच्चे किताब पढ़ते हैं 20-22 साल के, वो लोग अपने पेरेंट्स को देते हैं किताब। तो मैं वो राइटर होना चाहता था जो घर में रस्किन बॉन्ड की तरीके से, चाहे अब मैं बच्चों के लिए तो अभी नहीं लिख पाया हूँ कि 7 साल का, मुझे मेरे फ्यूचर में मेरा ये है कि मैं 7 साल 5 साल 6 साल के बच्चे से लेके घर में दादाजी नानी दादी तक सब लोग मेरे को पढ़े, मैं ये चाहता हूँ। यार पापा पे हमने सुना था शायद कोई वेब सीरीज बनेगी या बनने वाली है। नहीं यार पापा पे नहीं, अभी नहीं। अच्छा।
और बन भी रही होगी तो मैं पॉडकास्ट में नहीं बताऊंगा। ये भी बात है। दिव्या जी, जो अपनी कहानीबाजी में आप सुनाते हैं कहानियां, उसमें आप भी कहीं कहीं होते हैं किसी कहानी में, तो वो पात्र ही होता है आपका या वो आप ही की कहानी होती है? वो बिल्कुल आप ऐसे सुनाते, मेरे साथ ना लखनऊ में ऐसे हुआ था, वहाँ ऐसे हुआ था, वहाँ ऐसा हुआ था। मेरा एक दोस्त है मुक्तेश मिश्रा, उसने मुझे बहुत ही अच्छी एक बात बताई थी कि अगर कोई पूछे कि कहानी है सच है या झूठ है, तो कभी भी सच बता के कहानी का मजा नहीं खराब करना चाहिए। और एज अ स्टोरी टेलर मुझे हमेशा लगता है कभी आपको नहीं बताना चाहिए कि क्या सच है क्या झूठ है। वो सामने वाले का काम है करना, सोचना कि ये सच है कि झूठ है। और सच बात भी यही है कि जो भी आप बताते हैं, कई बार वही सेम घटना होती है, लेकिन आप कुछ चीज़ों को बड़ा करके बताते हैं, और कुछ चीज़ घटना उतनी बड़ी नहीं होती है आपके जीवन में, लेकिन उसको आप वहाँ पे और बड़ा कर देते हैं। और कुछ घटनाएं बहुत बड़ी होती हैं बट हम स्किप करके निकल जाते हैं, तो हमारे ऊपर है वो कई बार। तो होना तो चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि वो झूठ पे आप बुनियाद बनाए। तो जैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि लखनऊ मेरे साथ ऐसा हुआ, तो जरूर हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ होगा तो मैंने चाहा होगा कि ऐसा हो। ये तो बहुत वो ये तो बिल्कुल कल्पना वाली ही बात हो गई कि मैंने चाहा था। खैर, मुसाफिर कैफ़े की आपने जो इंग्लिश लिटरेचर की बात की, तो मुझे याद आया, मनीषा कुलश्रेष्ठ जी आई थी पॉडकास्ट में, तो उनसे मुझे अलग बात चल रही थी कि शर्लक होम्स के लिए जिस तरह वहाँ पे अलग अलग लेखकों के घरों को उसमें बदल दिया गया है म्यूज़ियम में, तो वहाँ पे शर्लक होम्स का घर बनाया गया है, बिल्कुल उसी तरह हर एक चीज़। मतलब राइटर की बजाय कैरेक्टर इतना बड़ा हो गया है, वो एक थॉट इतना बड़ा हो गया है। मैंने आपके भी सोशल मीडिया पे बहुत देखा है कि मुसाफिर कैफ़े जगह जगह लोगों ने खोले हैं, वो आपको फ़ोटो भेजते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनमें जाके खाना खा रहे हैं, रुक रहे हैं, वो फ़ोटो भेज रहे हैं आपको। तो ये कितनी बड़ी चीज़ है, मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक कैरेक्टर या एक थॉट राइटर से ज़्यादा फैल जाए। हाँ नहीं, मैंने भी ये सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, और ऐसा हो रहा है। और मैं एक दिन बहुत इमोशनल भी हुआ। मुझे लखनऊ में एक आया एक लड़के का मैसेज, और उसमें उसने एक फ़ोटो भेजी थी मुसाफिर कैफ़े चाय पॉइंट, और उसने बोला कि सर मैं एक डिलीवरी करता हूँ, फूड डिलीवरी करता हूँ, और अभी मैं वैसा नहीं बना पाया हूँ जैसा किताब में है, लेकिन मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ कि एक दिन मैं इसको वैसा ही कैफ़े बनाऊँगा। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मैं इस चीज़ को लेके मैं और हम्बल हो जाता हूँ कि आपने तो जो कागज़ पे लिखा था, किसी की पूरी ज़िंदगी वो हो गई। इससे ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा कोई अवार्ड हो सकता है कि आपका लिखा हुआ किसी के जीवन का सच हो जाए। मतलब मैं कोई भी अवार्ड इसको कैसे मैच करेगा, कोई भी। और इससे और ये मैंने सोच के लिखा भी नहीं था, क्योंकि मेरा लेकिन जिस 2016 के अराउंड जब आई थी था, मेरे ज़िंदगी का वो सच था कि मैं सब कुछ छोड़ के, जैसे किताब में चंदर भाग जाता है, वैसे मैं भी चाहता था अरे यार क्या नौकरी करेंगे, क्या बहुत हो गया नौकरी, 6-7 साल कर ली नौकरी, ये तो अब इसीलिए इतना पढ़ाई की थी, क्या MBA किया था, बीटेक किया था कि ये करना पड़े। लेकिन वो शायद मेरा सच था, और वो जैसे जो आपका जो डीपेस्ट सच होता है वो पूरी दुनिया का सच होता है, सारी दुनिया वैसे ही फील कर रही होती है। तो वो इसीलिए मुसाफिर कैफ़े कोई एक्चुअल कैफ़े नहीं था मेरे दिमाग में, वो अपने आप में एक फिलोसफिकल एक ऐसा स्पेस है जहाँ हम सारे लोग होना चाहते हैं। दिव्या जी, एक सवाल पूछ रही हूँ, आपके पास पूरी जो है पावर है कि आप जवाब दे ना दें। हाँ, मैं नहीं दूंगा, फिर बताइए। ऐसे सवालों के जवाब नहीं देता मैं। क्या आपको अब लगता है कि आपको साहित्य की मुख्य धारा, अगर ऐसी कोई मुख्य धारा होती है तो उसमें अब शामिल मान लिया गया है या एक्सेप्ट कर लिया है लोगों ने कि हाँ, दिव्य अब एक राइटर है, लोकप्रिय साहित्य के बजाय गंभीर साहित्य वाले भी ये राइटर है? नहीं तो मैं तो ये मानता हूँ कि हम ही मुख्य धारा है, नई वाली हिंदी ही हिंदी की मुख्य धारा मुख्य धारा, अच्छा। बाकी अदर्स हैं उसमें। और ये मैं इसको बिल्कुल मैं पूरी ह्यूमिलिटी, पूरी विनम्रता के साथ ये बताना चाहता हूँ आप। और मैं उसका लॉजिक भी यही है कि जैसे हम लोग की किताबें साल भर में अगर 1-1.5 लाख लोगों तक पहुँच रही है, वो मतलब कितने, चाहे कहानी सुनने वाले शो हों, चाहे वो किताब हो, जो इस ज़माने में हम रह रहे हैं ना, वहाँ पे लोग बोल देते हैं ना कि मार्केटिंग करते हैं। मैं किसी को बोलूँ ना, किसी का रीट्वीट कर दो, ज़बरदस्ती आप रीट्वीट नहीं करा सकते जिस ज़माने में हम रह रहे हैं। किसी को बोल दो शेयर कर, तो नहीं करेगा। आप जब तक या तो उसको पैसे दीजिए, नहीं तो इमोशनली ब्लैकमेल करिए,
उस जमाने में किसी से अगर हम 1 लाख से ज्यादा किताबें साल में खरीदवा दे रहे हैं तो मुख्यधारा तो ये हुई ना। बाकी लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, ऐसी क्यों चीज नहीं जोड़ पा रहे हैं कि लोग उसमें आए। हाँ। हम जमाने का कोई सच बता रहे हैं ना। मुख्यधारा क्या होती है? ऐसा 300 या 500 किताबें बड़े बड़े लेखकों की जाती है, ऐसा सुना है, और उसके बाद भी वही मुख्यधारा है, वही गंभीर साहित्य है। नहीं, मैं तो ये देखिए, आप इसको पहले तो ये मानिए कि जो बड़े लेखक हैं वो हमेशा से लोगों से कनेक्ट हुए हैं, है ना। तो किसी को अगर पहले तो ये जैसे वही है ना कि प्यार एक बार होता है, तो वैसे ही उससे बड़ा भ्रम ये है कि अगर कोई साल भर में 300 किताबों पहुंचा पा रहा है लोगों तक, तो उसको फिर बड़ा लेखक मानना बंद कर देना चाहिए हमें ना। बड़ा लेखक कौन बोल रहा है ना? जैसे अगर 200 लोग 50 लोग का एक गैंग आपस में बड़ा बोल रहा है कि तो अब मैं जब मुंबई में नया नया आया था तो मैं संजय चौहान जी से मिला 1-2 बार, जैसे रैंडमली टकरा गए 1-2 जगह वो। तो उन्होंने मजाक में एक चीज मेरे से ऐसी कही, तो वो कहते और दिव्य क्या चल रहा है? तो मैंने कहा बढ़िया। कहते यार हिंदी में बस 2 लोग अच्छा लिख रहे हैं, और ये बात 2013-14 के आसपास की है। कहते यार हिंदी में बस 2 लोग अच्छा लिख रहे हैं। तो मैंने कहा आपको भी क्यूरियोसिटी है? मैंने कहा सर कौन? तो उन्होंने कहा एक तुम और एक मैं। और अगर आप देखेंगे तो पूरी दिल्ली की जो साहित्यिक सो कॉल्ड दुनिया है वो यही करती है ना, कि एक बस आप हैं और एक हम हैं। और मुझे तभी समझ में आ गया था कि और मैं, चूंकि हम लोग किसी नॉर्मल तरीका जो हिंदी में आने का था, मनोहर श्याम जोशी जी का एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, बड़ा सही था उसमें, कि हिंदी में पीठ ठुकवाने के लिए पैर दबाना पड़ता है। तो हमें पैर दबाना नहीं था, पीठ कोई ठोके या ना ठोके। अगर आपको आपका पाठक गले लगा रहा है तो किसी के भी जरूरत है नहीं आपको, वो लोग काफी हैं। और वो काफी आपको ताकत, मोटिवेशन, सब कुछ वो देते रहते हैं। वो कभी मैच नहीं कर सकता। आप ये सोचिए, जैसे बुक फेयर में आप तो आए हैं वहां पे, और मैं को सांस लेने की वहां फुर्सत नहीं मिलती है कि 2 दिन में मतलब 1200-1300 मैंने साइन किए होंगे 2-3 दिन में वहां पे। और मैं कभी कभी सोचता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि हर लेखक जो लिख रहा है इस देश में वो ये कभी ना कभी ऐसा महसूस कर पाए। क्योंकि जब आपको कोई आके बताएगा ना कि सर मैंने अपनी माता जी को, वो लाइन बहुत सही थी वो लिख के भेजी, या ये मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को लिख के भेजा, वो बहुत उदास था तो मैंने ये किताब दी, तो वो बहुत बड़ा, आप वहाँ पे ना बैटरी रिचार्ज करने जाते हैं। और मैं इसीलिए चाहता हूँ कि हर लेखक वो महसूस करे कभी ना कभी जीवन में कि लिख के क्या हो सकता है, लिख के कैसे आप जुड़ सकते हैं। फिर वहाँ पे मैटर ही नहीं करता ना। मैं कितने लेखकों को वहाँ पे देखता हूँ जो बुक फेयर में, कि उन्होंने लिखा और कोई पूछ भी नहीं रहा है, और फिर भी उनका घमंड उतना ही है कि ये मार्केटिंग करके हम कर रहे हैं। मार्केटिंग से नहीं, आप किसी तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो मार्केटिंग से, आप किसी से के गले नहीं लग सकते अपने पाठक के। वो नहीं, आप जब तक कोई सच उसके साथ नहीं जुड़ा होगा तो नहीं हो सकते। तो इसलिए इस पॉडकास्ट के बाद से ये डिबेट खत्म हो जानी चाहिए कि हिंदी में मुख्यधारा नाम की अगर कोई चीज है तो वो नई वाली हिंदी। बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा हो। आपके कोई दोस्त? मैं तो ये मानता हूँ ऐसा हो चाहे ना हो। नहीं, बट ये मैं पूरी विनम्रता से ही ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें जिज्ञासु के तौर पर ही आपसे पूछ रही थी। क्या आपके कोई दोस्त हैं जो राइटर हैं, मुख्यधारा के राइटर हैं, या उनसे आप मिलते हैं? कोई दोस्त हैं आपके? नहीं, देखिए मैं इसको चूंकि मैं ऐसा ना हो कि ये लगे कि मैं बात को घुमा फिरा रहा हूँ। मैं जितनी मैगजीन आती हैं लगभग सारी पढ़ता हूँ। जो भी आपने तो मनोहर श्याम जोशी और कसब और ये सब पढ़ा है। तो फिर भी ये तो अब तो ये छपे हुए बहुत टाइम हो गया। और लास्ट ईयर एक रील मैंने एक बनाई थी कि अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को देने के लिए 3 किताबें, तो उसमें मैंने कसब का नाम लिया था। कसब मैं शर्त लगा के, मुझे उसकी रैंक से मुझे आइडिया लग जाता कौन सी किताब कितनी बिक रही है। उस रील के बाद से वो किताब कम से कम 10,000 बिकी होगी, वो कि मिलियंस में उस रील की रीच आई। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है मनोहर श्याम जोशी जी को, जो मैंने इतना कुछ उनसे सीखा है कि मैं खुशी ये बताता हूँ कि भाई ये पढ़ो, अब तुम ये पढ़ो तब तुम और मजा आएगा तुमको। कि बहुत लोगों को ओवररेटेड लग सकती है किताब, लेकिन मुझे लगता है ना कि हम हर किताब आपको कैसे हिट करती है, कोई क्या बात, वो बहुत पर्सनल होता है वो चीज। तो वो आप कहानी पढ़ो तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं उतना भी, अब तो वो नहीं है इस दुनिया में कि मैं उनको उतने
करोड़ों लोग जिसने रील देखी वहां तक वो मैं पहुंचा पाया है बात। नई रिकमेंडेशंस दे दीजिए बुक्स के लिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए कुछ। ये बुक वाला ना सवाल बहुत ट्रिकी है वह, क्योंकि ना मेरा तो पढ़ने का दायरा अब इतना अलग हो गया है। मैं इधर कई सारी जो मैं अभी मेरे बैग में किताब होगी, इनकी काशीनाथ सिंह की एक इंटरव्यू की किताब है। अच्छा। और वो गपोड़ी से गपशप शायद नाम है उसका। हाँ। परसों नरसों मैंने अभी परसों जब आ रहा था तब मैंने फ्लाइट में ही पढ़ना शुरू किया उसको। और इतना मज़ेदार उसमें किस्से हैं और क्या क्या है। और मेरे को ना इंटरव्यूज़ पढ़ने का थोड़ा शौक भी है, तो मैं बहुत इंटरव्यूज़ की बुक, जैसे मैंने इधर रिसेंटली जो पेरिस रिव्यू जो एक बहुत बड़ी मैगजीन निकलती है, तो उसमें ना इंटरव्यूज़ की पूरी सीरीज़ है। उसमें एक एक किताब में 12, 15, 20 इंटरव्यूज हैं, लंबे लंबे इंटरव्यूज हैं। तो वो मैंने पढ़ा। मुझे वो पुराने समय में राइटर्स के क्या स्ट्रगल थे, वो कैसे टाइम वेस्ट कर रहे थे, उनके क्या चैलेंज थे, वो किससे चिढ़ रहे थे, मुझे वो सब बहुत पसंद है। तो बट वो बहुत, जैसे नॉर्मल पाठक शायद वहां तक ना पहुंचे, उसको राइटर में उतना इंटरेस्ट ना है, लेकिन मुझे बिल्कुल ये इंटरेस्ट है कि रेमंड कार्वर का कमरा कैसा था जिसमें वो लिखते थे। उनके यहाँ जब आप जाओ तो कैसा लगता था, कैसा वो फील करते थे, कैसे फिलिप लार्किन करके बहुत बड़े लेखक हुए, कवि हुए बल्कि, तो उनके एक वो पेरेंट्स पे एक कविता थी, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड तो अंग्रेजी मेरी थोड़ी हिली हुई है, तो लेकिन कि दे रूइन यू फॉर लाइफ, ऐसा कुछ करके। तो वो उनके वो कैसे फ्रस्ट्रेटेड थे, वो शायद इंटरव्यू भी बहुत कम देते थे, कभी एक्सप्लेन भी नहीं करते थे लिखा हुआ। तो मुझे वो सब जानना समझना बहुत अच्छा लगता है। नए वाले में मतलब जो किताबें पढ़नी ही चाहिए, तो मैं एक तो मनोहर श्याम जोशी की किताब है टट्टा प्रोफेसर, अच्छा। वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है उससे मज़ेदार किताब तो मैंने पढ़ी नहीं है। और एक राही मासूम रज़ा की किताब है सीन 75, वो आपको पढ़नी ही चाहिए। और अगर आपको मेमोयर पढ़ने में या थोड़ा बायोग्राफी पढ़ने में, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने में है इंटरेस्ट, तो हरिवंश राय बच्चन जी की 4 पार्ट में जो किताब है, पहला पार्ट का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, वो पढ़ना चाहिए। मैंने बहुत उन दिनों में पढ़ा है जब मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा था लाइफ में, और ना मुझे ना मेरे आसपास वालों को किसी को मुझसे उम्मीद है। मुझे एग्जैक्ट वो डेट याद है, 2005 की जुलाई थी जब मैंने वो किताब पढ़ी थी, और मैं इंजीनियरिंग करके निकला था, बिल्कुल खाली था, नौकरी नहीं लगी थी। 2 साल नौकरी नहीं लगी आपकी? 2 साल नौकरी नहीं लगी। सच में? हाँ, मैं यही गुड़गांव में टहलता था, 6-6 हजार रुपए की नौकरी की, उसमें भी रिजेक्ट हो जाता था। और ये सबसे अच्छा ही हुआ कि नहीं लगी नौकरी। तो लेकिन उस दौरान मैंने वो क्या भूलूं क्या याद करूं और ये सब किताबें पढ़ी हैं। और वो मतलब मैं कभी कभी ये सोचता हूँ ना कि जो मेरे जिंदगी के जो सबसे खराब दिन लगते हैं ऑन पेपर, और मैं जिसमें दिन भर में सिवाय किताबें खरीदने के और पढ़ने के अलावा कुछ और नहीं सोच पाता था, क्योंकि नौकरी में करने के लिए तैयार भी नहीं था मेंटली, और ना ऐसी मजबूरी भी थी, चल रहा था, बुरा वाले लगता था। लेकिन वो जो समय है ना कि मैं सुबह उठा, और लिखने का तो आपको पता नहीं ना कि आपके अंदर एक लेखक भी है, और आप उठे और आप पेन लेके बैठे हैं। और मैं जब पढ़ता था ना, तो मैं उसको ना, किताब एक होता है रीडिंग, एक होता है स्टडिंग, तो मैं किताब मैंने स्टडी की है। मैं जो किताब पढ़ता था उसकी कोई लाइन मुझे पसंद आई तो मैं एक डायरी में, अभी मेरे पास अब पुरानी डायरी है, उस पर उन लाइनें लिखता था हाथ से। अच्छा। मैं जैसे लोग शायरी सुनाते हैं ना, 4-5 घंटे, कई लोग जो बहुत, जैसे जावेद साहब 10 घंटे सुना सकते हैं, एक हमारा दोस्त है हिमांशु वाजपेयी, वो 8-9 घंटे आपसे शायरी सुना सकते हैं। मैं 6-7 घंटे प्रोज सुना सकता था एक टाइम पे। मैंने कहीं देखा है। मैं वो शेखर एक जीवनी, मतलब मुझे लगभग याद थी वो एक समय पे वो किताब। हाँ, मैंने यही कहीं आपको जो वो सुनाते हुए वेदना में वो शक्ति है जो दृष्टि देती है, स्कूलों में बनते हैं टाइप वो बना व्यक्ति, हजारों हजार लाइनें, मुझे चांद चाहिए कि लाइन की जिंदगी अपने निकृष्टतम रूप में भी मौत के सर्वश्रेष्ठ ढंग से बेहतर है, और कि जीवन में एक आधी इच्छाएं अधूरी रह जाएं तो ईश्वर में विश्वास बना रहता है। तमाम लाइनें, मतलब कभी यहाँ की कभी वहाँ की, ये मैं लिखता था उसको। मेरी शायद एज अ राइटिंग प्रैक्टिस वही सब हुई है कि वहां से एक गुलजार साहब ने एक इंटरव्यू में बोला था ना कि नकल करते करते अकल आ जाती है, तो मैं वो नकल करता था केवल, और लिखता था और वो पढ़ता था बाद में लाइनें अपने लिए। तो ये कोई करेगा तब बनेगा ना, मतलब मेरे जैसे लेवल का राइटर बनने के लिए इतना नीचे इस दुनिया में इतना मेहनत आपको उसके लिए करनी है, तो फिर तो मंटो और हेमिंगवे तो 1-2 जन्म लग ही जाएगा आदमी को पहुंचने में। बिल्कुल, बहुत पढ़ना पड़ता है। अभी एक बहुत बड़ी रॉयल्टी की बात सामने आई थी और काफी बातें भी उस पे हुई हैं।
आपको क्या लगता है कि अगर कोई एक सफल लेखक है तो अपनी जीविका चलाने के लिए वो उससे काम चला सकता है या उसे और भी कोई विकल्प चुनने होंगे? यानी कि क्या एक लेखक को लिखने के साथ-साथ दिखना भी ज़रूरी है? नहीं, इसमें 2 सवाल हैं। एक तो जी। रॉयल्टी पे क्या आप घर चला सकते हैं? जैसे अब मेरी जितनी रॉयल्टी आती है, मैं एग्ज़ैक्ट नंबर तो नहीं बताऊँगा। नहीं, हम पूछेंगे। नहीं, आप पूछते तो भी मैं नहीं बताता क्योंकि वो मेरे इसलिए पब्लिशर का काम है जी, पब्लिश करना, क्योंकि वो किसी से भी सीटीसी नहीं पूछना चाहिए ना कि आप कितना कमाते हैं, बिल्कुल। ऐसा। लेकिन अब जितनी मेरी रॉयल्टी आती है उसमें मैं बहुत आराम से घर चला सकता हूँ। मेरे को जो मेरा सेम लाइफ़स्टाइल है हुँ, वो सारा मेंटेन करते हुए और ये धीरे-धीरे हुआ है। जैसे अगर मैं साल के हिसाब से जोड़ते जाऊँगा, तो ये धीरे-धीरे अब वो नंबर है, जो हुँ, अब ऐसा है कि जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल है। हुँ, और सबसे बड़ी बात क्या है रॉयल्टी की ना, वो पेंशन जैसा है। हुँ, जिसके लिए जैसे मेरे को जो रॉयल्टी इस साल बन रही है, उसके लिए मैं कुछ करता नहीं हूँ ना। वो तो हुँ, पैसा आ रहा है, वो किताबें लोग डिस्कवर कर रहे हैं और वहाँ पे आपको कर वो कोई खरीद रहा है, फिर वो आप तक वाया वो पैसा आ रहा है। क्योंकि एक पाठक ₹200 की जो मेरी किताब ले रहा है, तो ₹200 वो मेरे नाम पे दे रहा है ना, लेकिन मेरे पे उसका 10 ही % आता है। हुँ, लेकिन फिर भी वो अमाउंट अब इतना बड़ा है कि मैं कम से कम आराम से रह सकता हूँ। और जैसे जो रॉयल्टी में बीच में शैलेश भारद्वाज जो हमारे पब्लिशर भी हैं, उन्होंने भी जो नंबर्स बोले थे, वो बहुत ईज़िली अचीवेबल हैं। इनफैक्ट मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है। और हम लोग अभी ना थोड़ा-सा ना और सही से इसको मार्केट करें और बता पाएँ किताबें, तो साल भर में बहुत ईज़िली अगर कोई भी जो लेखक लोग बिक रहे हैं और लोग उनको पसंद कर रहे हैं और उनको शेयर कर रहे हैं, तो 40-50 लाख का नंबर कोई बड़ी बात नहीं है। और विनोद जी के लिए? विनोद जी के लिए भी और मेरे लिए भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। विनोद जी का तो मुझे लगता है कि वो नंबर बहुत सरपास कर जाएगा। हुँ, क्योंकि किताब जिस तरीके से अमेज़न पे इस समय रैंक उसकी चल रही है और वो टचवुड चलता रहे जब लेकिन ये नंबर कोई बड़ी बात नहीं है अचीव करना। उस दिन जो शैलेश ने बोला वो 30 से मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैं और हम अभी ना इसको बहुत बड़ा मान लेते हैं, ये इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। हुँ। इतना बड़ा पोटेंशियल है देखा उस नहीं चीज़ है में। ना, हमने देखा नहीं है तो कि ये शब्दों से भी इस और तरह वो कमाई आती है। और इतना बड़ा पोटेंशियल है और मेरे हुँ, को बिल्कुल ईज़ी लगता है। मैं तो सेल्स का आदमी हूँ ना, मैं तो हुँ, अभी भी मेरे को महीने-महीने की मैं रिपोर्ट मेरे को मैं लेने की कोशिश करता हूँ कि मुझे पता चल हुँ, जाए। हुँ, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको साल भर में 50 लाख रॉयल्टी चाहिए, तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है कि आपकी कितनी किताबें बिकनी चाहिए। तो कितनी किताबें साल में बिकनी चाहिए, तो महीने में कितनी, महीने का तो दिन में कितनी। तो मैं तो बिल्कुल जैसे बताइए? अभी अभी जैसे मैं अभी जैसे मेरा जो कोर्स लॉन्च हुआ है, हुँ, वो कहानी की हुँ, कक्षा, हुँ, ₹800 उसका प्राइस है। और जब से वो लॉन्च हुआ है अभी, और हार्डली भी महीना भर भी नहीं हुआ है। तो मैं जब वो लॉन्च हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि साल भर में हम लोग 10,000 कोर्स बेच सकते हैं क्या? हुँ, है ना? और अभी महीने भर में वो लगभग 1,000 बिक गया है। ठीक है? अब 1,000 बिक गया तो रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? उसपे 1,000 इंटू ₹800 आप कर लीजिए, हुँ, 8 लाख रुपए जनरेट हो गए। हुँ, भले मेरे पास 8 लाख रुपए पूरे नहीं आएँगे, क्योंकि कुछ मार्केटिंग में जाएगा, जाएँगे। जो उसके पार्टनर है हुँ, वो लोग जाएँगे, क्योंकि मैं कुछ नहीं मैनेज कर रहा, मैं बस गया, बोल के हुँ, चला आया। हुँ, लेकिन 8 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट हुआ ना, हुँ, आप सोचिए उसको 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो भी रेशियो बनेगा, जो भी हमारा, वो तो हुँ, एग्ज़ैक्ट रेशियो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉसिबल है, ये चीज़ संभव है। मैं तो अंग्रेज़ी में भी नहीं सिखा रहा हूँ ना, मैं तो हुँ, कहानी की कक्षा ले रहा हूँ, कक्षा ले है रहे ना? हैं। हुँ, तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब है इतना बड़ा पोटेंशियल है कि इतने लोग लेखक ऐसे लोग हैं दुनिया में अभी, जो 1000 लोग तो पहले में ही हमें मिल गए। हुँ, और इस देश में कम से कम 140 करोड़ में 1 लाख लोग ऐसे नहीं होंगे जो लेखक होना चाहते हुँ, होंगे, 50,000 तो होंगे। 50,000 तक तो हम पहुँच ही सकते हैं ना। मैं वही बता रहा हूँ कि अभी हम ना हिंदी किताबों को भी पहुँचा नहीं पा रहे हैं, और इसलिए हमारा जो हमें 30 लाख कोई बड़ा नंबर है ही नहीं। मतलब जिस पे इतना बवाल हो इतना रहा है, बवाल हो रहा लेकिन है। हाँ, 30 लाख कोई बड़ा नंबर है ही नहीं। मैं यही बताना चाहता हूँ ये। और आई एम श्योर अगले साल तक जब और जब नंबर्स आएँगे तो और पता चलेगा, और धीरे-धीरे आई एम श्योर और ट्रांसपेरेंसी होगी। और अब तो हिंदुयुग्म और शैलेश और वो पूरी टीम जो है इस लेवल पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं करने की कि हम महीने में भी रिपोर्ट जनरेट कर पाएँ। मतलब जो साल के एंड तक हाँ, क्यों वेट करें, उनको कि उनको आपको इसके लिए क्यों वेट करना है? जैसे आप जो चीज़ ट्रैक नहीं हो सकती वो फिर आप फिज़ल आउट हो जाती है, तो इसलिए।
शैलेश जी के इस पॉडकास्ट की आपने बात की है, तो इसमें आपके बारे में भी कई सवाल आए थे कि आपको ज़्यादा फुटेज दिया जाता है हिंदी युग में, आपको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है बनिस्बत के दूसरे लेखकों के। हाँ। और ये भी बात थी कि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भी ऐसा सुना है कि दिव्य प्रकाश जी अपनी पूंजी इसमें कुछ लगाते हैं, तो इसलिए ये उससे ये इतना जुड़ते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक ही है, मतलब ऐसा मैंने भी सुना ही है कि मेरे पैसे इतने ज्यादा हो गए हैं कि लगे हुए हैं। ठीक है, ये सब बस अब ये ना जो मुझे दुख है वो यही है कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं और आप मेरे पे ना आरोप नहीं लगा रहे हैं, है ना। आप एलिगेशन, इंटरव्यू का मतलब एलिगेशन लगाना नहीं होता है ना। बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके के दो कौड़ी के सवाल पूछना भी नहीं बनता है, वो भी बिना रिसर्च के या बिना जाने। और मुझे लगता है कि इस तरीके के ये जैसे ना हम लोग जो गॉसिप है, अगर हम गॉसिप को जब ज़्यादा भाव देने लगेंगे तो इस तरीके की चीज़ें रैंडम आएंगी। जैसे मेरे को भी पता चला कि मेरा पैसा लगा है, मैं क्यों लगाऊंगा किसी किताब पब्लिशिंग में पैसा। मैं तो स्टार्टअप वाले दोस्त हैं, मैं कहीं पैसा लगा के 10 गुना नहीं कर लूंगा। मैं क्यों ऐसी जगह लगाऊंगा जहाँ पे 50 गुना तो नहीं हो सकता है। मतलब जैसे ये बहुत समझ लीजिए कि आज की डेट में मुझे एसआईपी में पैसा लगाना है, मुझे पता है कि अच्छा बैंक ये है। आप एक गूगल रिसर्च करिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा म्यूचुअल फंड बढ़िया है। तो मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊंगा कि ऐसी जगह लगाऊंगा कि जहां पे फंस सकता है पैसा। बिल्कुल। तो वो चीज ना, मतलब मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज, मतलब ये अच्छा है कि ये, मतलब मुझे सुखद इसमें बस एक ही चीज है कि राइटर पैसा लगा रहा है किसी पब्लिकेशन हाउस इतना बड़ा है कि वो 30 लाख रुपए की रॉयल्टी भी दे रहा है। लगता है कि मैं ये सवाल आपसे यहाँ नहीं पूछती तो भी चल जाता, क्योंकि इसका शैलेश जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। हाँ, वही एग्जैक्टली वही बात है। तो बहुत अच्छा जवाब उन्होंने दिया कि वो लिख रहे हैं, अगर वो लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं तो इसमें मैं कौन होता हूँ या कोई और कौन होता है। कितना मार्केटिंग आप कर लेंगे किसी चीज की। वही मैंने बोला ही आपसे। दिव्या जी, कुछ छोटे से सवाल बताएं। रैपिड फायर जी, रैपिड फायर मैंने आपके लिए रखा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, मुझे शर्म आ रही थी कि मैं अभी उनसे कैसे रैपिड फायर पूछूं। शायद आप अगली बार आए तो हमें भी थोड़ा सेलिब्रिटी टाइप लगता है, बताइए। नहीं, सेलिब्रिटी तो आप हैं। जी। क्या आपके पास कोई कान है और आप किसी के कान हैं? अरे वाह, बहुत ही अच्छा सवाल है। नहीं तो है, मेरे ऐसे दोस्त लोग हैं। और मैं भी एक्चुअली क्या है ना, जैसे वो जो 2 AM फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि आप वो कई लोग बोलते हैं नहीं, हमारा कोई ऐसा दोस्त नहीं जिसको हम बता नहीं पाते या शेयर नहीं कर पाते। आपको ना खुद वो व्यक्ति बनना पड़ेगा, तभी आपको वो दूसरा व्यक्ति मिलेगा, है ना। तो वैसा तो है ही है। और ऐसे मेरे कमाल की बात है, राइटिंग की दुनिया के बाहर के ऐसे अभी भी दोस्त हैं। और मैं ज़्यादातर जिनसे मिलता हूँ, ज़्यादा वो राइटर से मैं सबसे कम मिल पाता हूँ। तो क्योंकि मुझे लगता है ना, रियल लोगों से ही मिलना चाहिए। ये अच्छी बात है। मुझे हमेशा अच्छी बात है, सीखने वाली बात है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है जैसे मेरा जो कॉलेज का दोस्त है, उनसे मैं मिलूंगा, मैं पुरानी बातें रिवाइज कर लूँ, इससे ज्यादा धरती पे आपको ज्यादा अचीव नहीं कर सकते। आपके 2-4 पुराने दोस्त हों जिनसे पुरानी बातें करने को हों, इससे ज्यादा क्या किसी को क्या मिल जाएगा इस धरती पे। सही बात। मुंबई में आप रहते हैं, आजकल वहाँ बरसात का मौसम है, पसंद है आपको मुंबई और बरसात? मेरे को मुंबई एज अ शहर एक वजह से बहुत अच्छा लगता है कि मैंने पूरे देश में कई जगह रहा। मैंने तो 12-13 शहर बचपन में बदले, उसके बाद बदले, फिर कॉलेज पुणे से, फिर नौकरी कहीं और। मेरे ख्याल में मुंबई में महिलाएं जितना सेफ फील करती हैं, चाहे रात के 2 बज रहे हो 1 बज रहे हो, वो इस देश में कहीं और नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। और वो इतना कंफर्टिंग है ना, वो इतनी बड़ी बात है कि लगता है कि यार ऐसे ही होना चाहिए। और यहीं के लोग, सब लोग, मतलब वहाँ पे इतना इजीली सब कुछ होता है। मेरी तो वाइफ 2 बार अपना मोबाइल ऑटो में छोड़ चुकी है, उनको मिल चुका है। तो अब ये तो मतलब ना, में कितनी बड़ी बात है, आप बैग छोड़ दीजिए, मिल जाएगा। ऐसा बहुत रेयर होता है कि वहाँ पे ना। दूसरे सवाल से पहले आपने वाइफ का जिक्र किया, मैं यहीं से बात कर लेती हूँ। आप बहुत प्रेम भी लिखते हैं, आपका क्या प्रेम विवाह था? नहीं, मेरा लव मैरिज में नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ को मैं जानता था पहले से। अच्छा। तो जिस कंपनी में काम करता था उसमें वो ऑडिट के लिए आती थी। तो लेकिन हमारा कोई लव मैरिज नहीं है। अच्छा, अरेंज है। और लव मैरिज वैसे भी देखिए क्या है ना, कि आप शादी के बाद लव कर पाएं, वो ज़्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी है जीवन की। वही मैं बोल रहा था, जैसा हमें जो झूठ बोला गया है कि प्यार सिर्फ एक बार होता है, सब झूठ है। कितना समय हो गया आपकी शादी को? शादी मैं एक्चुअली ऐसे जोड़ता हूँ कि 2 साल पहले
10 साल हुए थे तो अभी ये पॉडकास्ट अगर देखा ना मैम ने फिर आप देखिए। जी, मैंने सारी राइटिंग शादी के बाद ही की है, उससे पहले मैं राइटिंग नहीं करता था। वो कॉलेज में हल्का फुल्का लिखना अलग है। प्रेरणा बनी हाँ, आपकी। नहीं मेरे को लगता है कि शादी के बाद से जो, और हर किसी को मैं इसीलिए एडवाइस करता हूँ कि एक आध शादी करनी चाहिए हर किसी को। कितनी सारी करनी क्योंकि नहीं एक शादी इसलिए भी करनी चाहिए आदमी को, या किसी के साथ बहुत गृहस्थी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, शादी चाहे आप करें चाहे ना करें। क्योंकि जब आप अकेले रह रहे होते हैं तो आपको ना जो घर का जो पूरा डायनेमिक्स, जैसे एक घर में अगर 1 BHK भी है तो उसमें एक हॉल होता है, एक बेडरूम है और एक किचन है। इस किसी भी घर के बेसिक 3 हिस्से ही हैं। जब आप अकेले रहते हैं तो आप ना, हॉल होती है आपकी जिंदगी, केवल हॉल, है ना। जब आप किसी के साथ रहते हैं, भले शादी में रहें या ना रहें, तो आप पूरे घर की डायनेमिक्स को समझते हैं, और जो घर का बेड है और जो घर का एक किचन है उसको समझते हैं। और किसी भी दुनिया में जो बेड है उससे ज़्यादा बड़ी पॉलिटिकल जगह कुछ नहीं है। इस दुनिया के जो रोज तृतीय विश्व युद्ध किसी ना किसी बिस्तर पे लड़ा जाता है। लड़ाइयाँ होती हैं आपकी? अब हर किसी में होती है लड़ाई, हो तो बहुत नॉर्मल है, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है कि आप, मतलब ये कैसे हो सकता है कि आपकी लड़ाई ना हो। कैसे झगड़ा खत्म होता है? क्या कोई तरीका रखा हुआ है आपने, कोई नियम बना के रखा हुआ है, या बस वो आपको सॉरी बोलना होता वो है? इसमें ये मेरी बिल्कुल जिंदगी का सबसे क्लीशेड हिस्सा है, सब यहाँ पे कोई भी कहानी नहीं है। या आप ये बताते नहीं है? क्योंकि हमने देखा है सोशल मीडिया पे भी कहीं कोई फोटो, मैं परिवार की फोटो नहीं डालता। हाँ, और ऐसा नहीं है, मतलब कभी भी होली दिवाली टाइप डाल देते हैं, क्योंकि मेरी चूंकि वाइफ सोशल मीडिया पे नहीं है तो डाल के भी कोई फायदा है नहीं, और मुझे वो पसंद भी नहीं आता है जो लोग मतलब पसंद एज इन, मैं ये कभी नहीं करूंगा कि एनिवर्सरी अपनी वाइफ को या अपने पति को सोशल मीडिया पे भेजे, मुझे बड़ा वो सब फ्रॉड लगता है। तो और हो सकता है किसी को अच्छा लगता हो। इनफैक्ट एक मैं स्टडी अभी पढ़ रहा था और उसमें कई सारे जो ऐसे कपल्स हैं जो खुश नहीं है और वो बहुत ज्यादा अपना शेयर करते हैं, तो उसका लॉजिक उन्होंने ये दिया था, जो स्टडी हुई तो उसमें उनको ये मिली ये चीज़ कि जिनकी लाइफ शादी सही नहीं चल रही है, रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा साथ में पोस्ट करते हैं, तो जितनी देर वो पोस्ट करते हैं और उसका जो इफेक्ट रहता है उतनी देर उनको अच्छा लगता है। और ये बड़ा अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड पूरा थॉट प्रोसेस अच्छा भी लगता है, और वो एक अपने अंदर का भी होता है कि दूसरों को बताना होता है हमें कि देखिए हम नॉर्मल हैं जैसे सब। तो वो अभी अपने आप में कितनी सैड बात है कि आप दूसरे की नज़र से, जैसे 2 लोगों में जब भी कोई तीसरा आ जाएगा तो फिर बात खत्म ही होगी ना। अगर कोई 2 लोग हैं उनकी लड़ाई और कोई तीसरा मांडवाली कराने आ रहा है, कुछ सुलझवाने आ रहा है, तो रिश्ता वैसे भी खत्म हो चुका है, उसमें कुछ बचा नहीं है। चलिए, आप इस चीज़ को प्राइवेट रखते हैं तो हम भी इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी आपने जो रिश्तों वाली बात की है, मेरा एक सवाल ये भी था कि रिश्तों के क्योंकि आप फोटो नहीं डालते हैं या ये आपकी चॉइस है, रिश्तों के और सेलिब्रेशंस के, हमारे खास दिनों के, कहीं सोशल मीडिया ने और बाजारवाद ने हमें टेम्पलेट्स तो नहीं दे दिए हैं कि अक्षय तृतीया है तो सोना खरीदिए, और एनिवर्सरी है तो इस होटल में जाके और ये डायमंड दे के अगर आपने दिया है तो सब आपके यहाँ अच्छा हो रहा है। जब तक हम वो ना कर लें और वो ना डाल दें, एक इतना प्यारा सा खूबसूरत सा त्यौहार जो लोग बनाते हैं उनके लिए, करवा चौथ, तो करवा चौथ भी इस तरीके से सारा हो गया है। तो क्या हम कभी खुद बैठ के 2 मिनट के लिए सोचें कि आज मेरा बर्थडे है और मैं क्या करना चाहती हूँ, तो क्या कुछ भी ऐसा नहीं आएगा मेरे मन में जो मेरा अपना होगा? क्या हमारे सेलिब्रेशंस हमारे अपने नहीं रह गए हैं? नहीं, मैं तो जैसे मेरा तो बर्थडे बहुत प्राइवेट ही है मैम, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं एक्चुअली मेरे साथ तो ये है कि मेरे ऑफिस में भी बर्थडे मेरा पता नहीं था किसी को, और ऐसा भी हुआ है कि अपने बर्थडे वाले दिन मैंने डांट खाई है। बर्थडे वाले दिन तो छोड़ दिया जाता है मुझे ना, वो बहुत कोई भी जो दिन है जैसे, लेकिन मेरे को ना जो लोग सेलिब्रेट करते हैं वो भी मुझे गलत नहीं लगता, मुझे कई मामले में वो चीज़ अच्छी लगती है। सेलिब्रेशन बुरा नहीं है, लेकिन सेलिब्रेशन का एक जो तरीका है कि ये, क्योंकि मैंने मार्केटिंग में मैं रहा हूँ, तो जैसे जब भी कोई आपको ये बता रहा है ना, जैसे कोई भी आपको घर बेच रहा है फोन करके और बोल रहा है सर ये बड़ा लिमिटेड टाइम है, या आपको कोई बोल रहा है कि सर ये आज ही के लिए है, तो आप ये मान के चलिए कि वो झूठ बोल रहा है ना, क्योंकि इतनी तो मार्केटिंग मैंने भी जीवन में की है और करवाई है लोगों से कि ये कोई भी चीज इस धरती पे आखिरी नहीं है ना, कि आप आखिरी, बस ये ऑफर चला, कुछ नहीं जा रहा यहाँ पे। यहाँ घर बनते रहेंगे जब तक ये धरती है, लोग घर खरीदते रहेंगे, बेचते रहेंगे, ईएमआई में बर्बाद होते रहेंगे, ये कुछ नहीं खत्म होने वाला। तो कोई भी बोलो, लेकिन जो ये जो मार्केटिंग पुश इस तरीके का आता है, तो और ऐसा लगता है ना हम ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, तो अब वो आप पे, आपको अगर अच्छा लगता है थोड़ा, जैसे त्योहार पे आप
नया कपड़ा पहनते हैं, पैर छूते हैं, तब करते हैं, एक फोटो रखते हैं, तो वो मेमोरी, एक्चुअली कोई भी चीज़ जो है ना, उसको जो सुंदर बनाती है बात, वो समय बनाता है। जैसे आपने दिवाली पे जो तस्वीर आज से 10 साल पहले ली थी, अब वो ज़्यादा सुंदर लगती है कि आप ये थे, तब बच्चा इतना बड़ा था, तब ये था। तो वो कोई भी चीज़ समय उसमें जादू पैदा करता है। PS1, PS2 का अनुभव आपका कैसा रहा? फिल्मों का लेखन इस वाले लेखन से कैसे भिन्न है? नहीं, फिल्मों का मेरा तो, जैसे मैंने 2 प्रोजेक्ट साउथ में किए, एक मणिरत्नम सर के साथ और एक अभी नई फिल्म आई है, 20 तारीख को रिलीज हुई है, कुबेर नाम से, जिसमें धनुष सर हैं, रश्मिका मैम है और नागार्जुन सर हैं, शेखर कमला सर ने डायरेक्ट किया है। साउथ में एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा इस मामले में भी रहा कि हमारे यहाँ हिंदी में जब हम, एक होता है कि आप काम शुरू करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, फिर आप बिल रेज करते हैं, फिर पैसा आता है। साउथ में दोनों ही प्रोजेक्ट्स में मेरे साथ ऐसा हुआ। एक तो तमिल फिल्म थी, एक ओरिजिनली तेलुगु एंड पैन इंडियन फिल्म जो बनी है, जो धनुष सर वाली है। दोनों में पहले पैसा आया, बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। और मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। हम लोग जो सवाल का जवाब ढूंढते रहते हैं डिबेट्स में कि साउथ फिल्में क्यों अच्छा कर रही हैं, उसका कहीं ना कहीं डीपर लेवल पे जवाब उनकी प्रोसेस में है कि राइटर को कितना इंपॉर्टेंट वो ट्रीट करते हैं। मणि सर से आप मिले हैं वहाँ पे, और मतलब मुझे तो अभी गूज़बम्स आ जाते हैं सोच के ही कि अरे ये इनसे मिले हुए। नहीं, मैं भी जब भी मैं उनके साथ कमरे में रहा हूँ, तो मैं हमेशा चिकोटी काट के देखता था कि क्या ये सही में हो रहा है कि ये झूठ है, तो उस तरीके का। तो वो तो बहुत स्पेशल रहा। वो तो मैं जैसे डिस्क्राइब भी नहीं कर पाऊंगा कि वो कितना स्पेशल। और वो बहुत संत महात्मा टाइप उनका पूरा वाइब है। बहुत आपको लगेगा ही नहीं कि ये 35-40 साल से पिक्चर बना नहीं। और आप ये देखिए ना कि एक फिल्म आ रही है, चले ना चले वो अगली फिल्म बना रहे हैं, तीसरी फिल्म बना रहे हैं। जैसे मैं यही सोचता हूँ कि गुरुदत्त साहब ने भी एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में भी बनाई। उनके समय में वो फिल्में नहीं चली जो बाद में कल्ट क्लासिक हो गई, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये नहीं थी, वो फिल्में बनाते रहे। हमारे यहाँ क्या है कि हमने एक किताब लिखी, नहीं चली, अब हम नहीं लिखेंगे, हम दूसरा। ऐसा थोड़ी ना होता है, पूरा एक लाइफ टाइम लग जाता है कोई चीज बनाने में। अब कुछ दिव्या जी वन लाइनर आपसे जी पूछना, फटाफट आप जवाब दे दीजिएगा। आपके दोस्त हैं, हाँ, और उनसे आप क्या बातें करते हैं? मैं जिस दुनिया की जितनी वाहियात बातें जो लड़के कर सकते हैं और जितनी सुंदर बातें कर सकते हैं, वो सारी मेरे दोस्तों से बात होती है। क्या कोई ऐसे दोस्त भी हैं जो आज आपको आपका दुख सुनाता है और आप बड़े जी जान से उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसे समझाते हैं ऐसा ऐसा करना, और 4 दिन बाद वो सब भूल के फिर नया दुख या वही दुख लेके फिर आ जाता है और फिर वैसे ही करता है? हाँ, वो सेम, मैं भी वही हूँ। मैं वही व्यक्ति हूँ। मेरा दुख इटर्नल है। दुखी मेरा डिफॉल्ट स्टेट है, खुश मैं कभी कभी होता हूँ। कभी राही मनवा दुख की चिंता क्यों जताती है, दुख तो अपना साथी है। अच्छा, एक और मैं सवाल पूछना चाहूँ, क्या किसी इंसान का बुरा होना उसके किसी एक बात से घोषित कर देना चाहिए, उससे संबंध तोड़ लेना और उसको बुरा साबित कर देना, क्या किसी एक चीज से ही कोई बुरा हो जाता है? नहीं, एक्चुअली ये थोड़ा लंबा जवाब देना पड़ेगा क्योंकि ये सवाल थोड़ा लोडेड है। बट देखिए, कोई भी बीच में मैंने किसी एक राइटर का एक कोट पढ़ा था कि अगर कोई मर्डरर भी है जिसने 10 मर्डर किए हैं, सोते समय वो भी मासूम ही लगता है ना, जब वो नींद में होता है। तो मैं भूल गया वो राइटर का नाम, लेकिन ये मेरे को बात अंदर तक हिट कर गई कि कोई भी जो बुरा है, वही है ना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, तो जो बुरा है आप कौन सा हिस्सा उसका पकड़ते हैं। जैसे अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और आप बार बार उसको माफ कर रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। मतलब जिंदगी इसलिए थोड़ी ना है कि आप केवल उसको झेलते ही रहें, संघर्ष में ही रहें। किसी रिश्ते को निभाने के लिए किस हद तक जाना चाहिए? आखिरी हद तक जाना चाहिए मुझे लगता है हमेशा, क्योंकि देखिए जो आपका काम है और ये जो बाहर सब नाम है और जो ये पैसा, ये सब आप अभी इसको ऐसे बहुत नॉर्मली समझिए कि जब आप, जैसे मैं अभी ना एक क्रिमेशन में गया था और उस क्रिमेशन में जितने लोग थे ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट लोग थे उस आदमी की लाइफ में, है ना। सारी गिनती, ये सब खेल जो है ना फॉलोअर का, कमेंट कर दो, ये कर दो, वहीं पे खत्म हो जाता है। तो मैं तो बहुत और इस चीज़ को बड़ा डीपली सोचा है मैंने कई बार कि ये जो पूरा खेल है जो हम एक फसाड बनाया हुआ है हमने, अगर आप गिने ना तो आपकी लाइफ में 5-7 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं नहीं, है ना। और एक और दायरा होता है, वो 15-20 लोग भी उसमें हो सकते हैं, लेकिन 25 से ज़्यादा तो किसी की भी लाइफ में नहीं है ना। बहुत इंपॉर्टेंट 3-4, उसके बाद एक लेयर और होती है, फिर एक थर्ड लेयर होती है। मतलब
50 से ज्यादा तो नहीं हो सकते ना, अब इतनी महान जिंदगी तो हम नहीं जी रहे हैं। तो फिर हम जो फॉलो कर रहे हैं 1 मिलियन, 4 मिलियन, 3 मिलियन, उसका कोई बहुत उसको सीरियसली नहीं लेने का कि हाँ मतलब क्योंकि आज एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे है, कल को प्लेटफॉर्म बंद हो जाएगा, तो फिर उसका कोई वो नहीं है। आपका जो क्लोज है, आप ऐसे समझिए ना कि आपसे गलती से कहीं पे रोड एक्सीडेंट हो गया तो आपकी बेल कराने कौन आएगा? वही आपका अपना है। आपके जो ऑडियो प्रोग्राम्स हैं, जब आपने वो करने शुरू किए तो काफ़ी पसंद किए जाते हैं। आपकी आवाज़ भी इतनी अच्छी है, तो इसके लिए क्या आपने अलग से कुछ अपने आप को साधा या नहीं, मैं बस एक आध जो रजनीश को मैंने बहुत चूंकि पढ़ा भी है और थोड़ा बहुत सुना भी है, तो मैं और अटल बिहारी वाजपेयी जिस स्टाइल में पॉज लेते थे, इस देश में मुझे लगता है 2 लोगों ने पॉज जो है, जो शब्द के बीच में जो एक गैप आता है, उसको साध लिया था। वो मैजिकल इफेक्ट था, एक ओशो का और एक अटल बिहारी वाजपेयी का। अगर वो बोलते बोलते रुक गए ना, वो अगर 15 मिनट भी रुके रहेंगे ना, तो आपकी गर्दन यहीं पे अटकी रहेगी कि अब क्या बोलने वाले हैं। और वो रजनीश के भी उन शब्दों में। इनफैक्ट अब मैं जब स्टोरी टेलिंग भी करता हूँ तो मैं कभी इस बात की चिंता नहीं करता कि ताली बजेगी कि नहीं। जादू तब होता है ना जब सामने वाला इतना ज्यादा आपकी कहानी में आ चुका है कि वो भूल जाए कि उसे ताली भी बजानी है। आपने वहां तक उसको पकड़ा। आपको एग्जैक्ट जब आप रुके ना, तो आपको एक एक चीज शांत सुनाई पड़े, वरना ताली बजवाना तो सबसे आसान काम है ना। आपको कैसे पता चलता है कि सामने वाले मेरी स्टोरी से बोर नहीं हो रहे, बोर हो के चुप नहीं बैठे, इन्वॉल्व हैं, जबकि वो ताली वाली भी थी बजा? नहीं, वो बोर हो गया आदमी मोबाइल खोल लेता है ना, वो पता चल जाता है। अच्छा, वो अंधेरा रहता है वहां तो? नहीं, हल्का दिखता रहता है। अच्छा। वो धीरे धीरे आंख सेट हो जाती है आपकी, तो आपको वो दिखता रहता है कि क्या है, और वो आपको उस कमरे की वाइब से अंदर से आ जाता है कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप पहले आपको भी तो वो अंदर से फील करना पड़ेगा ना, आपकी कहानी सही जा रही है तो आ जाएंगे लोग उसमें। सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। ऐसा सितारे जमी पर जो मूवी आई है, उस पे ये नया स्लोगन आया है। आपने देखी मूवी? अभी नहीं देख पाया मैं। हाँ। तो गलत और सही भी क्या सबका अपना अपना होता है? भूगोल और देश काल और समय के साथ साथ ये बदल भी जाता है। आपको एक मैं किसी पॉडकास्ट में ही सुना था, शायद अमित वर्मा के पॉडकास्ट में सुना था। करीब 150 साल पहले कुछ ऐसे भी देश थे जहाँ पे आदमियों को भी जू में रखा जाता था, कुछ कबीलों को कुछ उनको रखा जाता था। अच्छा। और उसमें एक आध जगह ऐसा भी हुआ था कि हिटलर ने ये कोशिश की थी, और मैं हो सकता है मैंने सुना है, हो सकता है मैं फैक्चुअली कहीं पे आगे पीछे कर दूं थोड़ा बहुत नाम में, और जितना मुझे याद है तो हिटलर ने वहाँ जहाँ पे वो जो ट्राइबल थे जो रखा जाता था उनको फ्री किया था, जबकि हिटलर के लिए अनलाइकली है ऐसा करना, जैसा हिटलर को हम जानते हैं। तो ये जो सारी बात है कि लेकिन वो गलत आदमी भी एक आध सही काम आई एम श्योर किए होंगे, या एक जो वो हो सकता है, तो इसीलिए बहुत इंडिविजुअल है सही गलत का वो पूरा पूरा। क्योंकि अगर मैं जैसे ही मैं लिख दूंगा ना कि ये धरती पे ये सही है और ये गलत है, अगले ही मोमेंट, जैसे मैं बहुत सिंपल बताता हूँ कि अपने पेरेंट्स से डरना चाहिए, है ना, उनकी सारी बातें माननी चाहिए। मेरे ही पिताजी ने मेरे को ये बताया कि अच्छे बच्चे वो होते हैं जो अपने माता पिता की सारी बातें मानते हैं, लेकिन सबसे अच्छे बच्चे वो होते हैं जो अपने माता पिता की सारी बातें नहीं मानते, क्योंकि वो बच्चे हैं, मशीन थोड़ी ना है कि सारी बातें मान जाए उनकी। और वो नहीं मानेंगे तभी तो अपना डिस्कवर कर पाएंगे कि वो है कौन। तो अब ये बात मेरे पिताजी ने बताई, लेकिन हो सकता है फिर मैं घूम के अपने बच्चों को बताऊं कि क्लास 5 तक एज होती है, जब तक तुम मानो सब बातें, उसके बाद आप देखिए ना इस देश में होता क्या कि आप पढ़ाते हैं लिखाते हैं अपने लड़के लड़कियों को, और वो 22, 23, 24, 25 साल 30 साल की उम्र में नौकरी भी कर रहा है, अच्छे से जॉब सब कर रहा है, प्रमोशन भी पा रहा है, काम भी अच्छे से कर रहा है, और वो कहता है कि पापा या मम्मी मेरे को ये लड़की पसंद है, लड़का पसंद है, और वो कहते हैं नहीं हम तुम्हें बताएंगे। अरे आपने पढ़ाया ना कि वो फैसला ले पाया अपना, तो उसको करने दो ना, गलती करेगा। मैं तो कह रहा हूँ एक आध शादी हर किसी को करनी चाहिए। एक आध यहाँ आप ना बार बार कह रहे हैं, देखिएगा मैम से आज झगड़ा ना हुआ तो हमें कहिएगा, एक आध तो करके 2-4 कर लो तो कोई बात नहीं है। तो अब जैसे भी जो जैसा अलाउ करे कानून और आपकी हिम्मत, बट एक आध तो करनी ही चाहिए ताकि आप जान पाए। अभी कपिल शर्मा शो में जो आए थे सलमान खान, और उनसे ये पूछा गया, भाई आपसे ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? कहते हैं आप पता नहीं क्यों पूछते हैं, भाई आपके घर में क्या प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएगी मैं शादी करने से। तो उन्होंने कहा यार अभी ना इतना कमाया है इतनी मेहनत से, ऐसे डर लगता है कुछ हो गया तो आधा एलिमनी में देना पड़ेगा। कह रहा पहले करता ना तो ये लगता है यार कमा लूंगा। मुझे बहुत वैलिड पॉइंट लगा ये उनका। अभी आपने अपने मम्मी पापा की बात की, तो दिव्य प्रकाश दुबे के होने में
उनकी मम्मी और पापा कितने हैं, और मम्मी कहाँ है और पापा कहाँ है? दोनों ही लोग मतलब मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो भी मैं कर पाया उसमें उन लोगों का ही ज़्यादा हाथ है। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि जो भी 4 लोग जो मुझे पढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मेरी मम्मी जो पूजा करती रहती है उनका हाथ है। मैं मानूँ ना मानूँ कि वो पूजा सही है या गलत है, वो अलग बात है। लेकिन मुझे उन लोगों से जो, और कई बार ना मैं अब ये इन सब चीज़ों पे विश्वास करने लगा हूँ कि कई बार आपको जो मिलता है अल्टीमेटली वो इस वजह से मिलता है क्योंकि आपसे पहले किसी ने उसके लिए मेहनत की थी। जो मैं किस्से गढ़ पाता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी मेरे से ज्यादा अच्छे से किस्से सुनाते हैं, तो मैं तो केवल उनकी नकल करके काम चला ले रहा हूँ। उनकी मैं बहुत ही बुरी कार्बन कॉपी हूँ, उनके बोलने के स्टाइल के, उनके तरीकों की, और मैं उनके 2% में इतना काम चला ले रहा हूँ क्योंकि उनको शायद ये मौका नहीं मिला होगा उस समय करने का, तो मैं उससे ही चला रहा हूँ। मेरे को ना ये इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप जैसे ना, हम चाहे अपने पेरेंट्स को प्यार करें चाहे उनसे नफरत करें, बट हम अल्टीमेटली उन्हीं के जैसे ही बूढ़े होते हैं। सही बात। तो इस हमारी चाल, हमारी महक, हमारा सब कुछ, हमारा गुस्सा होना, हमारा प्यार करने का लहजा, हमारा किसी से मिलने का लहजा, सब वहीं से आता है। और उससे हम फ्री होए तो भी, और अगर हम उससे फ्री होते हैं तो भी हम उनके जैसे ही बनते जाते हैं। तो आई थिंक वही चीज़ है, और कोई भी चीज़ अपनी तो माननी भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि जो चीज़ होती जा रही है उसमें कहीं ना कहीं इतनी रैंडमनेस भी है कि आपको इस मामले में जैसे कभी भी घर वालों को, और वो स्पेशली अगर बुरे हैं तो और ज़्यादा आपको ये मानना चाहिए कि वो आपके लिए ठीक है, क्योंकि बाकी दुनिया भी तो बुरी ही है ना। अभी बीच में एक रील मैंने देखी थी, उसमें बड़ा सही था। एक आदमी खिड़की पे बैठा है फ्लाइट में, और एक औरत एक बच्चे के साथ जाती है और कहती है कि डू यू माइंड, आप चेंज कर लेंगे क्या सीट इसके साथ, और ये बच्चे को वो देखना है आसमान और ये खिड़की पे। तो उसने कहा मैं कर लेता, लेकिन मैं एक बात सिखाना चाहता हूँ आपके बच्चे को अभी कि दुनिया बड़ी अनफेयर है, इसलिए मैं सीट चेंज नहीं करूंगा, अब आगे जाके भी यही सीखने वाला है। तो वो भी बहुत अच्छा पॉइंट लगा मेरे को। कहने को इनसेंसिटिव है, मैं तो बदल लेता हूँ सीट, लेकिन मैं तो हमेशा ही बदल लेता हूँ। मैं कभी जब ट्रेन में भी चलता हूँ तो हमेशा अगर कोई लेडी है या कोई बूढ़े व्यक्ति हैं और उनकी ऊपर की आ गई तो मैं हमेशा बदल लेता हूँ, इस उम्मीद में कि शायद जब मेरी माँ कभी चलेंगी या चलती थी तो उनके लिए भी कोई बदल ले, इस उम्मीद है ना। ये ऐसा है जो इस लालच में ही बदलता हूँ मैं, लेकिन फिर भी ऐसा है, बट इतना भी लालच होना जरूरी है। हाँ, लेकिन ये कितना अच्छा है कि जो विचार, जो चीज़ें आप अपनी किताबों में लिखते हैं वो आप अपनी ज़िंदगी में जी भी रहे हैं और उसे एंजॉय भी कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आप छोटे शहर से आए हैं, बार बार आप ये कहते हैं, और वो किस्से भी आप बहुत बताते हैं, और जब हम छोटे शहरों से आते हैं और यहाँ ये बड़ी सी दुनिया जो देखते हैं तो बहुत सारे हमारे कल्चरल शौक भी हमें लगता है, बहुत सारी चीज़ों में हम जजमेंटल भी हो जाते हैं। आप पहले कितने जजमेंटल थे और अब कितने कम रह गए हैं? नहीं, एक ना फिल्म है अप इन द एयर, है ना, उस फिल्म में जॉर्ज क्लूनी है, बहुत सुंदर दिखते हैं, दुनिया में सबसे सुंदर मुझे लगता है। वो फायर करते हैं, फायर करते हैं लोगों को। तो एक जगह वो एयरपोर्ट पे जा रहे होते हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट में जब जाते हैं तो उनकी एक टीम में उनके किसी ने ज्वाइन किया होता है जो ऑटोमेट करने वाली होती है पूरी प्रोसेस, और वो कहते हैं अच्छा ये एशियंस की लाइन है, या ये चाइनीज की लाइन है, ये इनकी लाइन है। तो वो कहता है ये इस लाइन में, और मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है कि किसके लिए बोलते हैं, उन्होंने बोला कि जैसे चाइनीज की लाइन है इसमें मतलब वो, तो वो बंदी है, वो कॉलेज से भी निकली है और बड़े कॉलेज से आई है, वो बोलती है यू जज पीपल, लोगों को जज करते हो तुम। तो जॉर्ज क्लूनी का जो कैरेक्टर वो कहता है यस आई जज पीपल बिकॉज इट सेव्स टाइम, मैं जज करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लाइन में ज्यादा लगेगा। और तो मुझे भी लगता है कि कई बार आपको जजमेंट करना चाहिए। बात अलग है कि आपको कोई क्यों, मालूम है क्या है ना, मैं अपनी शायद मुसाफिर कैफे में ही मैंने बात लिखी थी या किताब मुझे नहीं याद है, कि इस दुनिया में ना कौन क्या चीज लेके घूम रहा है बाहर ना, मुझे लगता है कि 80-90% दुनिया में लोगों के अगर आप प्यार से कंधे पे हाथ रख देंगे ना तो वो लोग रो देंगे। सही में, सच। तो हर आदमी ना बहुत कुछ लेके जूझ रहा है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हम उसको बुरा ना करें बस, है ना। तो कई बार हो सकता है ना कि जो उसका मूड ऑफ है वो कहीं ना कहीं डीप डाउन कोई बहुत बुरी चीज हुई हो, इस वजह से आप पे उसने ऐसा रिएक्ट किया हो। लेकिन कई बार हम वो चाह के भी ये जानते हुए भी नहीं कर पाते। जैसे अब देखिए ना कितने एयरपोर्ट के वीडियो आते हैं और लोग बहुत अनरीजनेबल हो जाते हैं सामने, अगर किसी का बैग नहीं आया, अरे सामने जो एग्जीक्यूटिव है वो कोई प्लेन थोड़ी ना चला रहा था, होते हैं गूफा लोग हैं तो गलतियां करेंगे ना, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख लो। मेरे को अभी बीच में एक दिन मुंबई लैंड के 1.5 घंटा लग गया सामान आने में, लोग वहां बेचैन हो रहे, तुम कर क्या लोगे लड़के,
लड़के को अगर वो जल्दी ला सकता तो ऐसे भी ले आएगा, उसको भी गाली सुनने का शौक नहीं है, उसी में आप लेके वीडियो बनाने लगोगे। ठीक है, वो जल्दी होना चाहिए, वो सुधार होना चाहिए, आपको वो चीज बोलनी चाहिए। लेकिन आप मैं ये कर दूंगा, मैं एविएशन मिनिस्ट्री को बोल दूंगा, अब क्यों इतना दर्द लेके चलना है भाई, मतलब आ जाएगा ना, मतलब। और हमारे तो मैं जब कॉर्पोरेट में था, मैं आखिरी बात करके फ्री होता हूँ यहाँ से, तो हमारे यहाँ जब मैं कॉर्पोरेट में था तो एक ऑफिस में लोग कुर्सी ना बांध देते थे कि मेरी वाली कुर्सी है। अच्छा। तो मैंने एक दिन बड़ा देखो लगा कुर्सी देख के, मैंने तब फेसबुक तब एक्टिव था मैं वहां पे थोड़ा, तो मैंने फोटो खींच के ऐसे डाली कि मैंने कहा कि ये लोग जो अपनी कुर्सी तक नहीं छोड़ पा रहे, अपने ऑफिस की कुर्सी नहीं छोड़ पा रहे, इनको भी एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है। तो बेचारे तो जो कुर्सी तक नहीं, जो भाई क्या मतलब है इतना बात। अगर हम ये याद रखें कि हमें दुनिया छोड़ के जाना है तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मुझे लगता है और मुश्किल ही होगी, लेकिन मुझे लगता है आसान हो जाएगी। नहीं, फिर ये अराजकता हो जाएगी, लोग एक दिन में खत्म हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया, मजा आया। कोई और सवाल हो तो आप? मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब नेक्स्ट राउंड हम लोग करेंगे इसको अच्छे से। और लेकिन इस बार के लिए बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक बार फिर से शुक्रिया। नहीं, अरे आप इतनी बार ना बोले। और मेरे से कोई नहीं, और आपके सब्सक्राइबर नहीं है, इसी वजह से मैंने ये सोचा कि मैं इस पॉडकास्ट पे आऊंगा, क्योंकि मुझे देखिए, मैं हमेशा ना, मैं उन लोगों को याद रखता हूँ हमेशा कि जब मेरे पास 2 साल मैंने गैप लिया था और मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और जिस आदमी ने मुझे पहली नौकरी दी थी उसने तो भरोसे पे ही दी थी ना मुझे। तो मैं हमेशा, मतलब इर्रिस्पेक्टिव कि कहीं पे 5 करोड़ है या 5,000 है या 5 है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं नहीं आऊंगा तो फिर मैं वो व्यक्ति कैसे बनूंगा कि जिसको मैं कैसे वो चुकाऊं। मैं उस आदमी का तो भला जाके कर नहीं सकता ना, तो मैं कैसे वो चीज बैलेंस कर पाऊंगा। मैं लाइफ में किसी को नौकरी तो दे नहीं रहा, तो कम से कम मैं वो व्यक्ति तो बनूं जो वो व्यक्ति था मेरे लिए, रैंडम आदमी जिसने मेरे पे केवल भरोसा किया कि शायद मैं कुछ ठीक कर जाऊं, जिसने 12th के बाद जिसका 2 साल का गैप है, इंजीनियरिंग के बाद जिसका 2 साल का गैप है, उसको किसी आदमी ने सोचा ना कि मैं इसको नौकरी दूंगा। किसी एक व्यक्ति ने मेरे मोहल्ले के सोचा कि यार इसने तो कभी कुछ नहीं लिखा है, लाओ इससे पहला जिंगल लिखवाते हैं। तो मुझे वो व्यक्ति होना है लाइफ में, तो इसलिए बढ़िया है कि सब्सक्राइबर कम, हो सकता है बढ़ जाए तो आना मुश्किल हो जाए। अरे नहीं, ऐसा मत करिएगा। चीज मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये वाला जो सेगमेंट है, ये मेरी बेटी छोटी चांदनी करती है जी, अरे तो चांदनी ही देती है। आज वो उसकी तबीयत सही नहीं थी, तो उसकी ये आर्ट है, ये तो वो एनवलप बनाना सीख रही थी, ये उसने अभी बनाए हैं, तो ये मैं वही लेके आई हूँ आपके लिए। और ये आर्ट उसी की है, ये भी और ये भी मिला भी हो ना, शो में आई थी ना। जी, शो में आई थी, और आपने उनको ये बुक भी लिख के दिया हुआ है, तो उसने ये उसी का बनाया हुआ है। उसका अपना इंस्टा पे चैनल है और यूट्यूब पे रिएक्शन वीडियोस बनाती है वो। अरे वाह, मैं फॉलो भी करता हूँ उनको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।